चैप्टर 1404 अनदर राउंड। बिल्कुल वही है। चेन ब्रेकर एक टूटी हुई चट्टान के सहारे टिका हुआ था और उसके चारों ओर धुंध घूम रही थी। सेंट जहाज के अगले हिस्से पर बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। नेफिस ने अभी कहा था कि अपना सारा एसेंस खत्म होने के बाद भी वह लड़ सकती है। सन्नी ने उसकी ओर देखा, फिर हल्का सा मुड़ा और कैसी की तरफ नजर डाली। पिछली बार मैंने उसके चेहरे पर परेशानी देखी थी और पूछा था कि क्या बात है। तब उसने बताया था कि उसकी इंस्टिंक्ट्स लगातार डेंजर की चेतावनी दे रही हैं। वह कुछ पल हिचकिचाया और चुप रहा, लेकिन नेफिस चुप नहीं रही। उसने देखा कि कैसी किसी बात को लेकर चिंतित लग रही है, इसलिए उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ है? अंधी लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। कुछ खास नहीं, बस बहुत अशुभ एहसास हो रहा है। यह जगह वाइल्ड फ्लावर, मेरा हर हिस्सा चिल्ला रहा है कि हम डेंजर में हैं। सनी की आंखें थोड़ी फैल गईं। शब्द थोड़े अलग थे, लेकिन जवाब लगभग वैसा ही था। कैसे? जब नेफिस और कैसी गाइडिंग लाइट की मदद से एफी की दिशा ढूंढने लगीं, तब वह बिना कुछ बोले उन्हें देखता रहा। उसका मन अजीब तरह से दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा ठंडा और विश्लेषण करने वाला बन गया था, पूरी सतर्कता की स्थिति में। दूसरा अभी भी हिल चुका था। गोस्टली ब्लेड से मारे जाने की पीड़ा की याद उसे अंदर तक झकझोर रही थी। अपनी भयानक मौत की याद इतनी सजीव थी कि सन्नी का मन कर रहा था कि डेक पर गिर जाएं और कांपते हुए गोल होकर लेट जाएं। शायद वह सिर्फ इसलिए खड़ा था क्योंकि उसका शरीर जैसे जम गया था। सन्नी, चलें, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। वह चौंका और नेफिस की ओर देखा। वह पहले ही रेलिंग के ऊपर से छलांग लगा चुकी थी। सनी अभी भी धीमी प्रतिक्रिया दे रहा था, इसलिए उसने देखा कि कैसी मुश्किल से नाइटमेयर की पीठ पर चढ़ी और काठी पर बैठ गई। उसके छोटे कद की वजह से यह आसान नहीं था। मुझे स्टिराप्स ठीक कर देने चाहिए। यह साधारण सा विचार आखिर उसकी सुन्न अवस्था को तोड़ गया। उसने अपने शैडोज को उतरने का आदेश दिया, फिर डेक के किनारे तक चला और नीचे कूद गया। सफेद रेतीले तट पर कदम रखने वाला वह आखिरी व्यक्ति था। सच में लगता है कि मैं अतीत में लौट आया हूं, या फिर यह कोई इल्यूजन है। लेकिन फिर मेरी मौत का वह दृश्य इल्यूजन हो सकता है, शायद कोई विजन। क्या मुझे गलती से कैसी की प्रोफेटिक विजन मिल गई? उसका मन उथल पुथल में था। इसी वजह से जब अचानक धुंध के बीच एक इंसानी आकृति दिखाई दी तो सन्नी चौंककर पीछे हट गया। वह सिन ऑफ सोलेस के बारे में पूरी तरह भूल गया था। सही, पिछली बार भी इस हरामखोर ने मुझे डरा दिया था। अब यह चुपचाप मुझे घूरेगा। सिन ऑफ सोलेस ने सचमुच कुछ पल उसे चुपचाप घूरा, लेकिन फिर वह मुस्कुराया और तिरस्कार भरे स्वर में बोला, जानते हो, मुझे यह सब अब अच्छा लगने लगा है। चलो एक और राउंड हो जाए। सन्नी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी निष्क्रियता की वजह से जो छोटे मोटे बदलाव हुए थे, उन्हें छोड़कर यह पहली चीज थी जो पिछले राउंड से अलग हुई थी। सन्नी के चेहरे पर हल्की शिकन उभरी। यह कमीना ही नियम का अपवाद क्यों है? उसके पास से गुजरते हुए उसने धीरे से कहा, जरूर, चलो एक और राउंड करते हैं। रेथ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जब वे धुंध के बीच आगे बढ़े, रेत पर बने पदचिन्हों की लाइन खोजी और चट्टानों की ओर बढ़ते गए, तब सन्नी तेजी से सोच रहा था, क्या यह इल्यूजन है या मैं सच में समय में पीछे आ गया हूं? अगर दूसरा सच है
तो क्यों? और अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचने के लिए बहुत कुछ था और समय बहुत कम। उसकी मानसिक हालत भी बुरी थी। उसे धुंधला सा एहसास था कि वह अभी भी शौक में है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या करे। शायद इसी वजह से वह कई महत्वपूर्ण बातें नजरअंदाज कर रहा था। उदाहरण के लिए, अचानक सन्नी को बहुत ठंड महसूस हुई। यह मैं इसके बारे में सोच कैसे नहीं पाया। वे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मतलब कुछ ही मिनटों में, शायद कुछ ही सेकंड में, जेट पर अनडाइन स्लॉटर हमला करने वाली थी। धक, उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। जितनी तेजी और समझदारी से वह सोच सकता था, उसने खुद को मूर्ख कहा। लगभग पूरा 1 घंटा उसने यह समझने में बर्बाद कर दिया कि उसे अतीत में क्यों भेजा गया, जबकि उसे यह सोचना चाहिए था कि भविष्य से कैसे निपटना है। भले ही उसकी सोल फट गई थी और वह भयानक दर्द में मरा था, फिर भी यह कोई बहाना नहीं था। अब मैं क्या करूं? उसके अंदर के एक छोटे, डरपोक हिस्से के पास तुरंत जवाब था। सबसे सुरक्षित काम था जेट को छोड़ देना और खुद को अनडाइंग स्लॉटर का सामना करने से बचा लेना। उसे पता था कि उस क्लियरिंग में उसकी मौत निश्चित है, तो वहां जाए ही क्यों? लेकिन डेंजर जानते हुए भी वह जेट को मरने नहीं दे सकता था। तो वहां जाऊं और लड़ूं? यह पूरी तरह बेवकूफी वाला विचार नहीं था। पिछली बार सन्नी इसलिए हारा था क्योंकि वह बिना तैयारी और बिना जानकारी के लड़ाई में कूद पड़ा था। लेकिन अब उसे ठीक ठीक पता था कि उसका दुश्मन कौन है। हालांकि टकराव से पहले बहुत कम समय बचा था, फिर भी वह कुछ तैयारी कर सकता था। मैं अभी भी अनडाइंग स्लॉटर के बारे में पर्याप्त नहीं जानता। अभी उससे लड़ना समझदारी नहीं होगी। लेकिन उसे लड़ना भी नहीं था। उसे सिर्फ जेट को पकड़ना था और भाग जाना था। उसी समय आगे स्काउटिंग के लिए भेजे गए उसके शैडो ने वह आवाज सुनी। टकराती तलवारों की आवाज। और फिर सोल रीपर की दर्दभरी चीख। सन्नी ने दांत भींच लिए। चलो चलो यह करते हैं। चैप्टर 1405 अंडन। सिन ऑफ सोलेस को डिसमिस करके सन्नी ने क्रूएल साइट को बुलाया और नेफिस की तरफ देखा। सब कुछ समझाने का समय नहीं था, लेकिन उसे पहले से वार्निंग देना जरूरी था। क्या कहे? ऐसी सिचुएशन को कैसे समझाएं? कोई सही शब्द न मिलने पर सन्नी ने बस वही कहा जो उसके मन में आया। मैं जेट को ढूंढ चुका हूं। उस पर एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन हमला कर रहा है, एक रेत जैसी क्रीचर जो सीधे हमारी सोल को डैमेज पहुंचा सकती है। मैं जेट को लेकर पीछे हटने की कोशिश करूंगा, बैटल के लिए तैयार रहो। नेफिस कुछ जवाब देती उससे पहले ही सन्नी शैडोज में कूद गया। मेरी मौत का कारण यही था कि मुझे दुश्मन की नेचर का पता नहीं था और मेरे पास रेत से लड़ने के लिए सही वेपन तुरंत मौजूद नहीं था। सबसे बड़ी गलती यह थी कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे शैडोज भी अनडाइंग स्लॉटर के अटैक्स के लिए वल्नरेबल होंगे। उसने पहले अटैक को आसानी से डॉज कर लिया था। क्रूएल साइट के प्रकट होने के बाद नॉर्मल बैटल में आखिर कौन जीतता, यह कहना मुश्किल था। लेकिन अनडाइंग स्लॉटर ने पहले उसके शैडोज को नष्ट करने का फैसला किया था। इसमें हैरानी की बात नहीं थी। मिस्ट रेत शायद सोल रीपर जेट का डिफाइड रूप थी, जो अपनी फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही थी। जेट उसके एस्पेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानती थी और फ्यूचर वाली जेट उससे भी ज्यादा जानती होगी। यही सनी की हार का कारण बना था। उसकी सोल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाने के बाद वह लड़ने की हालत में नहीं रहा और फिर वह घुटनों के बल गिरकर बेहद बुरी तरह मर गया। लेकिन इस बार सब अलग होगा। पहला,
उसने पहले से ही क्रूएल साइट को सम्मन कर लिया था। दूसरा, वह अपने शैडोज की रक्षा करेगा। और तीसरा, वह जेट के एस्पेक्ट के बारे में भी काफी कुछ जानता था। शैडो से बाहर निकलकर उसने उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेटा और क्लियरिंग की ओर दौड़ पड़ा। उसकी डोरमेंट एबिलिटी उसे उन जीवित प्राणियों की एसेंस एब्जॉर्ब करने देती है जिन्हें वह मारती है। अवेकेंड एबिलिटी उसे अपने दुश्मनों की सोल पर सीधे वार करने देती है, जो हर तरह की फिजिकल डिफेंस को बाईपास कर जाता है। असेंडेड एबिलिटी उसकी शैटर्ड सोल कोर का आकार और क्षमता बढ़ाती है और बॉडी एनहांसमेंट के लिए एसेंस इस्तेमाल करने की सीमा भी हटा देती है। सन्नी नहीं जानता था कि अनडाइंग स्लॉटर वास्तव में कितनी पुरानी थी। वह कितने दूर के फ्यूचर से आई थी। लेकिन सिक्स प्लेग्स ने जितने लोगों का स्लॉटर किया था, उसे देखते हुए उसकी सोल कोर अब तक बेहद विशाल हो चुकी होगी। वह बहुत शक्तिशाली थी। सन्नी उसकी ट्रांसेंडेंट एबिलिटी के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता था। शायद उसी की मदद से अनडाइंग स्लॉटर रेत का रूप लेकर हमला कर रही थी, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी डिटेल्स अभी भी अनक्लियर थीं। जब तक मैं सावधान रहूं, मुझे इससे निकल जाना चाहिए। या शायद नहीं। पेड़ों की लाइन से बाहर निकलते ही सन्नी ने क्रूएल साइट की सिल्वर ब्लेड को डिवाइन फ्लेम्स से जला दिया और उस जगह की ओर दौड़ा जहां जेट मॉस पर पड़ी थी और उसका खून बह रहा था। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, पूरी तरह सतर्क और लड़ाई के लिए तैयार। जेट ने अपनी आइसी ब्लू आंखें खोलीं और कमजोरी से उसकी ओर देखा। उसके होंठ हिले। कुछ मत बोलो, मुझे पता है। अब सन्नी को घुटनों पर बैठकर अपनी पीठ दुश्मन की तरफ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर अनडाइंग स्लॉटर को यह यकीन दिलाया जा सकता था कि उसके पास एडवांटेज है, तो ऐसा मौका छोड़ना बेवकूफी होती। मिस्ट में एक बेहद हलचल महसूस होते ही सन्नी तुरंत खड़ा हुआ और क्रूएल साइट की चमकती ब्लेड से वार कर दिया। फॉग में एक धुंधली आकृति छिपी हुई थी जो उसी पर हमला करने आ रही थी। अचानक हुए इस अटैक से उसके बचने का कोई मौका नहीं होना चाहिए था। फिर भी वह बच गई। फास्ट। सन्नी ने अपना स्पीयर पीछे खींचा और तनाव में खड़ा होकर मिस्ट को देखने लगा। हालांकि अब परिस्थितियां उलट चुकी थीं और सरप्राइज अटैक उसी ने किया था, लेकिन परिणाम वही रहा। अनडाइंग स्लॉटर फॉग में घुल गई और सन्नी फिर से नहीं जानता था कि अगला हमला कहां से आएगा। या शायद जानता था। गलत। उसे यह पता था कि पहले क्या हुआ था, यह नहीं कि अब क्या होगा। ओपनिंग एक्सचेंज बदलने के बाद अनडाइंग स्लॉटर भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकती थी। इसलिए उसे अभी भी सावधान रहना था। फिर भी अगले कुछ सेकंड पहले जैसे ही बीते। मिस्ट रेथ ने दोबारा हमला नहीं किया। वह छिपकर इंतजार करती रही जब तक हैप्पी शैडो पेड़ों के पीछे से उड़कर अपने मास्टर की ओर नहीं आया। सन्नी को अपनी सोल के फटने वाली भयानक पीड़ा याद आ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मिस्ट घूमी और उसके भीतर छिपी रेत उस तेज शैडो को रोकने के लिए आगे बढ़ी। दी डैम इट। यह जानते हुए भी कि क्या होने वाला है, वह अपना डर नहीं रोक पाया। अनडाइंग स्लॉटर ने अपनी गोस्टली ब्लेड नीचे गिराई, लेकिन शैडो को भेदने से पहले उसकी ब्लेड दूसरी ब्लेड से टकरा गई। यह ब्लेड प्योर डार्कनेस से बनी थी। जैसे ही उसके शैडो की गहराई में दो रूबी फ्लेम्स जल उठीं, सेंट ने रेत के वार को रोक दिया और क्लियरिंग में कदम रखा। ब्लेड ऑफ डार्कनेस एबिलिटी डिस्क्रिप्शन। इस शैडो के हृदय में मौजूद ट्रू डार्कनेस को एक भयानक वेपन के रूप में बुलाया जा सकता है, बशर्ते शैडो उस वेपन के उपयोग में निपुण हो। ब्लेड ऑफ डार्कनेस फ्लैश और स्पिरिट दोनों को मार सकती है। यह कभी डल नहीं होती,
कभी कमजोर नहीं पड़ती और कभी टूटती नहीं। वैकल्पिक रूप से इस डार्कनेस को किसी साधारण वेपन को मजबूत बनाने के लिए भी बुलाया जा सकता है। सेंट की डार्क स्वॉर्ड टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों तरह के एनिमीज को काट सकती थी, बिल्कुल क्रूएल साइट की तरह। उससे भी बढ़कर वह सोल डैमेज से इम्यून थी। यही वजह थी कि उसकी शांत शैडो उस हेटफुल मिस्ट रेथ की लगभग परफेक्ट अपोनेंट थी। भले ही अनडाइंग स्लॉटर मैड प्रिंस की तरह एक डिफाइल्ड ट्रांसेंडेंट थी, सेंट भी एक ट्रांसेंडेंट डेवल थी। कम से कम सिद्धांत में उनकी शक्ति बराबर होनी चाहिए थी, या कम से कम सन्नी यही उम्मीद कर रहा था। डार्क ब्लेड का सामना करते ही मिस्ट रेत पीछे हट गई। अगले ही पल एक दूसरा शैडो क्लियरिंग में उभरा। फींड उसमें से बाहर कूदा, उसकी आंखों में इन्फर्नल फ्लेम्स जल रही थीं। हैप्पी शैडो ने ग्रेसफुल स्टोन नाइट को लपेट लिया, जबकि ग्लूमी शैडो स्टील ओगर के चारों ओर लिपट गया। खुद सन्नी बाकी 3 शैडोज से ऑगमेंटेड था। अब अनडाइंग स्लॉटर, सेंट, फींड और सन्नी द्वारा बनाए गए ट्रायंगल के बीच फंसी हुई थी। अब देखते हैं मरता कौन है। अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए सन्नी ने क्रूएल साइट को और मजबूती से पकड़ा, और फिर वह आगे की ओर झपट पड़ा। चैप्टर 1406 अनडाइंग। सन्नी कुछ पल तक इंतजार करता रहा, फिर धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। चेन ब्रेकर सफेद रेत पर टेढ़ी सी पड़ी थी। डैमनेशन! उसकी कांपती हुई मुट्ठी रेलिंग से टकराई और एन्चांटेड लकड़ी टूटकर बिखर गई। उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ। कर्ज इट ऑल। सन्नी, क्या तुम ठीक हो? सन्नी कुछ देर चुप रहा, एक भारी सांस ली, फिर खुद को देखा और धीरे से नेफिस की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। हाँ, लगता है कि मैं ठीक हूं। आखिर में वह फिर भी अनडाइंग स्लॉटर से हार गया। सब कुछ उसके पक्ष में लगता था। उसने अपने शैडोज को नष्ट होने से बचा लिया था, सेंट और फींड को बुला लिया था, और मिस्ट रेत से लड़ाई की पहल भी अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन लड़ाई वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। यह फिर से विनाश में खत्म हुई, बिल्कुल पिछली बार की तरह। सन्नी लगभग निश्चित था कि सेंट अनडाइंग स्लॉटर के सोल अटैक्स से सुरक्षित रहेगी, और यह कुछ हद तक सही भी निकला। सेंट बाकी सबकी तुलना में कहीं ज्यादा डैमेज सह सकती थी, लेकिन फिर भी अनडाइंग स्लॉटर की गोस्टली ब्लेड उसके लिए उतनी ही घातक थी जितनी सन्नी और फींड के लिए। कारण, जैसा सन्नी ने देर से समझा, जेट के एस्पेक्ट की अनोखी प्रकृति थी। उसके अटैक्स फिजिकल डिफेंसेस को नजरअंदाज करके सीधे सोल को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन वे असली सोल अटैक्स नहीं थे। वे फिजिकल अटैक्स थे जो किसी रहस्यमय तरीके से सोल को डैमेज पहुंचाते थे। ऐसी चीज से बचाव कैसे किया जाए? जितनी शक्तिशाली किसी की सोल होती, उसे नष्ट करने के लिए उतना अधिक डैमेज चाहिए होता। डैमेज सहना या अटैक से पूरी तरह बच जाना, सन्नी को इसके अलावा कोई और तरीका नहीं पता था। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। सेंट की स्वॉर्ड और क्रूएल साइट अनडाइंग स्लॉटर की गोस्टली ब्लेड को रोक सकती थीं, लेकिन उसके भयानक हमलों का सामना करना लगभग असंभव था। मिस्ट रेत अविश्वसनीय रूप से तेज, बेहद शक्तिशाली और बहुत चालाक थी। वह सचमुच एक भयानक क्रीचर थी। और एक रहस्य भी। सन्नी को उसके डिफाइड सोल के भीतर छिपी चीज की एक झलक देखने का मौका मिला था, और जो उसने देखा उससे वह हिल गया। अनडाइंग स्लॉटर को करप्टेड बीस्ट कहा जा सकता था क्योंकि उसकी सोल में केवल एक करप्शन कोर था। लेकिन वह कोर इतना विशाल था कि सन्नी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह किसी भी दूसरे करप्शन कोर से कई गुना बड़ा था।
इसलिए उसकी वास्तविक शक्ति किसी टेरर या टाइटन के बराबर हो सकती थी। फिर भी सेंट की मजबूत सोल और उन दो हथियारों के सामने जो इंटैंजिबल बीइंग्स को रोक और नुकसान पहुंचा सकते थे, अनडाइंग स्लॉटर को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। कुछ बार टकराने के बाद उसने अपना गोस्टली रूप छोड़ दिया और फिर से एक कॉर्पोरियल क्रीचर बन गई। अगर सन्नी को कभी यह शक था कि सिक्स प्लेग्स वास्तव में कोहोर्ट के मेंबर्स के भविष्य के रूप हैं, तो वह उसी क्षण खत्म हो गया। अनडाइंग स्लॉटर एक रेवेनेंट जैसी दिखती थी। वह भयानक भी थी और डरावनी सुंदर भी। लेकिन सन्नी उन बर्फ जैसी नीली आंखों, उस ठंडी उपस्थिति और उसके निर्दयी लड़ने के तरीके को पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। वह सचमुच सोल रीपर जेट थी, या कभी हुआ करती थी। अनडाइंग स्लॉटर कभी जेट रही होगी, लेकिन उसकी निर्दयी और पागल आंखों में अब इंसानियत का कोई निशान नहीं बचा था। जब उसने कॉर्पोरियल रूप धारण किया, सन्नी निराशा में डूब गया। उसकी योजना थी कि फील्ड असली जेट को लेकर पीछे हट जाए और वह खुद उस अबॉमिनेशन को रोके रखे। लेकिन वह योजना लगभग तुरंत टूट गई। अनडाइंग स्लॉटर ने उसके इरादों को खुली किताब की तरह पढ़ लिया। उसने न केवल योजना को असंभव बना दिया, बल्कि उसे सन्नी के खिलाफ इस्तेमाल भी कर लिया। जिस पहल को सन्नी ने इतनी मेहनत से हासिल किया था, वह तुरंत खो गई जब रेवेनेंट ने अपने सारे अटैक्स सन्नी, सेंट या फील्ड पर नहीं बल्कि जेट पर केंद्रित कर दिए। गंभीर रूप से घायल जेट की रक्षा करने के लिए वे मजबूर हो गए। उन्हें उसकी गति के अनुसार लड़ना पड़ा और धीरे धीरे उसका नियंत्रण स्वीकार करना पड़ा। यह एक सरल लेकिन बेहद क्रूर रणनीति थी। अनडाइंग स्लॉटर जितनी कुशल, जितनी तेज और जितनी शक्तिशाली थी, उसके सामने बाकी लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। फील्ड का ब्लैक सिल्वर कैरपेस, जिसे सन्नी लगभग अविनाशी मानता था, आखिरकार चीर दिया गया। भयानक घावों से इन्फर्नल फ्लेम्स खून की तरह बाहर बहने लगीं। डरा हुआ और उलझन में पड़ा ओगर एक दर्दभरी चीख के साथ गिर पड़ा और फिर बिल्कुल शांत हो गया। सेंट का स्टोन आर्मोर टूट गया। उसके हाथ पैर चकनाचूर हो गए। रूबी डस्ट नदी की तरह बहने लगी। टैसिटर्न नाइट ने आखिरी क्षण तक डटे रहने की कोशिश की, लेकिन अंत में गोस्टली ब्लेड उसके वाइजर की संकरी दरार तक पहुंच गई। उसकी रूबी आइज की लाल चमक बुझ गई और सेंट निर्जीव होकर टूटकर जमीन पर बिखर गई। स्पेल ने दुखभरे स्वर में उसकी मृत्यु की घोषणा की। सन्नी को लगा कि अब उसकी बारी है। लेकिन अनडाइंग स्लॉटर ऐसी नहीं थी। उसने सन्नी को पहले जेट की मृत्यु देखने पर मजबूर किया। उसके बाद ही उसने अंतिम वार किया। चेन ब्रेकर के डेक पर खड़ा सन्नी अपनी आंखें बंद कर गया। कैसे? कोई उस चीज से लड़ भी कैसे सकता है? मैं ठीक हूं। मैं अभी भी लड़ सकती हूं। सन्नी चौंका और ऊपर देखा। नेफिस ने शायद उसके चेहरे की गंभीरता का कारण गलत समझ लिया था और अपने सामान्य शब्द दोहरा दिए थे। यह बस एक संयोग था। अचानक सन्नी को एक अजीब सी असंगति महसूस हुई। कुछ ही सेकंड पहले वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। उसने डर और दुख के साथ अपने शैडोज को मरते देखा था। उसने जेट को मरते देखा था। उसने खुद अपनी मौत भी देखी थी। फिर से। लेकिन नेफिस और कैसी ऐसे व्यवहार कर रही थीं जैसे कुछ हुआ ही न हो। और सच तो यही था। उनके लिए कुछ हुआ ही नहीं था। सन्नी यह समझता था। फिर भी वह शर्म, गुस्से और नाराजगी को रोक नहीं पा रहा था। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान दिखाई। हाँ, मैं भी अभी लड़ सकता हूं। उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसमें अंधेरा भी था और सच्चाई भी। क्योंकि यह सच था।
सनी फिर से अनडाइंग स्लॉटर से हार गया था, लेकिन उस हार से उसे एक बेहद कीमती चीज मिली थी। उसने चारों ओर देखा। घूमती हुई धुंध, सफेद रेत और काली चट्टानें। तो मैं फिर वापस आ गया। उसे जो मिला था वह सचमुच अनमोल था। उसे यह पता चल गया था कि उसका अतीत में लौटना केवल एक बार होने वाली घटना नहीं थी। इसका मतलब था उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। चैप्टर 1407 मूविंग इन अ सर्कल। उसे सिर हिलाकर जवाब देने के बाद नेफिस ने कैसी से गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल करके एफी की लोकेशन पता लगाने को कहा। इस बीच सन्नी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। वह अपने विचारों में खोया हुआ था। सबसे पहले, शांत रहो। अब तक उसका व्यवहार सच में शर्मनाक रहा था, हालांकि इसके पीछे वजह भी थीं। अपने पहले राउंड में सन्नी को मुश्किल से ही एहसास हुआ था कि समय खुद को दोहरा रहा है। दूसरी कोशिश में वह अभी भी अनडाइंग स्लॉटर के हाथों अपनी भयानक मौत के शौक से बाहर नहीं आया था। लेकिन यह उसकी तीसरी कोशिश थी। इस बार उसे अपना धैर्य बनाए रखना था और खुद पर नियंत्रण नहीं खोना था। नहीं, यह पूरी तरह सही नहीं है। कौन कह सकता था कि यह सच में उसकी तीसरी कोशिश थी? यह सिर्फ तीसरी कोशिश थी जब से उसे पता चला था कि सब कुछ दोहराया जा रहा है। इससे पहले वह कितनी बार मर चुका था, इसका कोई अंदाजा नहीं था। गहरे विचारों में डूबा हुआ सन्नी ने नेफिस और कैसी की तरफ देखा। कुछ क्षण तक वह स्थिर खड़ा रहा, फिर चुपचाप नाइटमेयर के पास गया और ओवरप्राइस्ड सैडल की स्टिराप्स ठीक कर दी ताकि अंधी लड़की आसानी से उस पर चढ़ सके। जल्द ही वे शिप छोड़कर धुंध से ढके सफेद रेतीले किनारे पर उतर गए। सनी सबसे पीछे चल रहा था, सिर झुकाए और चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए। जब सिन ऑफ सोलेस अचानक धुंध में से प्रकट हुआ, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तलवार वाला रेत उसे मजाक उड़ाते हुए देखने लगा। शैडोज को बुलाना? अफसोस उससे तुम सिर्फ उन्हें मरवाने में सफल हुए। जैसे तुम हर उस इंसान को मरवा देते हो जो तुम्हारा साथ देता है। अरे, एक आइडिया है। क्यों न अगली बार नेफिस और कैसी से मदद मांगो? सन्नी ने उसे गंभीर नजर से देखा, जिससे सिन ऑफ सोलेस ने नाटकीय अंदाज में अपना मुंह हाथ से ढक लिया। आह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया, है ना? सन्नी ने नजरें फेर लीं। जैसा मैंने सोचा था। ऐसा लग रहा था कि सिन ऑफ सोलेस को समय के दोहराए जाने का पता सन्नी से बहुत पहले चल गया था। पिछली बार रेथ ने क्या कहा था? मैं तो अब इसका मजा लेने लगा हूं। चलो एक और राउंड खेलते हैं, क्या कहते हो? तब सन्नी ने सिर्फ इतना ध्यान दिया था कि रेथ बाकी लोगों की तरह नहीं, बल्कि अलग व्यवहार कर रहा था। लेकिन अब साफ था कि उसे वाइंड फ्लावर में समय की इस अजीब स्थिति के बारे में पहले से पता था। सोचने वाली बात यह थी, क्या सिन ऑफ सोलेस के व्यवहार में आई वही असंगति नहीं थी जिसने सबसे पहले सन्नी को इस अनोमली के बारे में सतर्क किया था? रेथ बस चुपचाप उसे घूर रहा था और सन्नी ने उससे पूछा था कि क्या वह कुछ कहने वाला नहीं है। उसी के बाद वह अजीब एहसास उसके मन में पैदा हुआ था, जिसने आखिरकार उसे सच समझने में मदद की। समय खुद को दोहरा रहा है। सन्नी ने धुंध की ओर देखा। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। ग्रेट रिवर समय की नदी थी। वाइंड फ्लावर एक रहस्यमयी वर्लपूल से घिरा हुआ था। और वर्लपूल क्या करते हैं? वे घूमते हैं। उनमें फंसा पानी गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ का समय भी शायद एक सर्कल में घूम रहा होगा, एक लूप बनाकर। यह सुनने में अजीब थ्योरी थी,
लेकिन पूरी तरह बेबुनियाद नहीं। असल में इससे कई बातें समझ में आ सकती थीं, जैसे कि वे प्राचीन पत्थर की सीढ़ियां बिल्कुल भी पुरानी या घिसी हुई क्यों नहीं दिखती थीं, या फिर एफी और जेट अपने फ्लॉज के बावजूद पूरे 1 साल तक इस आइलैंड पर कैसे जीवित रहीं। रुको, अगर एफी और जेट इस दोहराते हुए समय के लूप में फंसी थीं, तो क्या अनडाइंग स्लॉटर भी इसमें फंसी हुई थी? उसने कभी यह संकेत नहीं दिया था कि उसे पहले से पता हो कि सन्नी क्या करने वाला है। इसका मतलब था कि उसे लूप के बारे में पता नहीं था, और अगर उसे लूप का पता नहीं था तो वह इससे बाहर भी नहीं निकल सकती थी। आखिर 6 प्लेग्स में से एक इतनी भयानक अस्तित्व यहाँ फंस कैसे गई? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, इस लूप के बारे में सिर्फ सन्नी को ही क्यों पता चला? वह भौहें सिकोड़कर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंखें थोड़ी फैल गईं। यह मैं नहीं हूं। यह सिन ऑफ सोलेस है। तलवार वाला रेत शुरू से ही लूप के बारे में जानता था। किसी तरह वह हर पिछले चक्र की यादें भूलने से बचा हुआ था। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह कर्स्ड स्वॉर्ड सच और रेवलेशंस से जुड़ी हुई थी, जिन्हें वह अपने पागल धारक को प्रदान करती थी? सनी पूरी तरह पागल नहीं था, लेकिन सिन ऑफ सोलेस उसके मन का ही एक हिस्सा था। टूटा हुआ, विकृत, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा। क्या ऐसा हो सकता था कि धीरे धीरे वह उस ज्ञान से प्रभावित हो गया हो जो रेत के पास था? या फिर लूप के बारे में जागरूकता उसी मैडनेस की रेवलेशंस में से एक थी जो कर्स्ड स्वॉर्ड देती थी? सन्नी को सही कारण नहीं पता था, लेकिन वह निश्चित था कि वाइन फ्लावर के समय चक्र के बारे में उसे सिन ऑफ सोलेस की वजह से ही पता चला था। उसके विचार गंभीर हो गए। कैसे और क्यों समझ में आ गया। अब क्या? अनडाइंग स्लॉटर उसकी उम्मीद से कहीं अधिक खतरनाक थी। वह उसके हाथों बुरी तरह हार चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह जीत नहीं सकता। अगर सन्नी, नेफिस, नाइटमेयर, कैसी और उसके एकोस के साथ लड़ाई में उतरता, अगर वह बेहतर तैयारी करता, तो भी शायद वह हार जाता और सबको मरते हुए देखता। कम से कम शुरुआती कुछ बार, शायद कुछ दर्जन बार, या कुछ 100 बार। अगर लूप अनंत था तो इससे फर्क नहीं पड़ता था। देरसबेर वह इतना सीख ही जाता कि अनडाइंग स्लॉटर को मार सके। लेकिन क्या लूप सच में अनंत था? और अगर था भी, तो अनडाइंग स्लॉटर को मारने से हासिल क्या होता? अगला चक्र शुरू होते ही वह फिर जीवित हो जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन्नी हर बार वापस जीवित हो जाता था। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। क्या यह सब बेकार है? अनडाइंग स्लॉटर से लड़ना, जेट को बचाना, एफी को ढूंढना। अगर उसे लूप से बाहर निकलने का तरीका ही नहीं पता था तो यह सब सच में बेकार था। लेकिन क्या इससे बाहर निकलना संभव था? होना ही चाहिए। सरपेंट किंग विंड फ्लावर पर आया था और वापस भी गया था। इसका मतलब था कि कोई रास्ता जरूर मौजूद था। सन्नी को बस उसे ढूंढना था। सबसे पहले उसे जानकारी चाहिए थी। यह लूप कैसे काम करता है? इसकी सीमाएं क्या हैं? समय कहाँ जाकर खत्म होता है और फिर वापस मुड़ जाता है? और भी बहुत कुछ। मुझे हर तरह की बातें सीखनी होंगी। भविष्य काफी दिलचस्प होने वाला था, और बेहद थकाने वाला भी। सन्नी कांप उठा, यह सोचकर कि उसे अभी और कितनी बार मरना पड़ेगा। चैप्टर 1408 क्लोसेस्ट पाथ। जब तक वे तीनों रेत में बने पैरों के निशानों तक पहुंचे, सन्नी इस खास रेवोल्यूशन में क्या करना है उसका एक मोटा सा प्लान बना चुका था। असल में यह कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था।
उसके सामने बहुत सारे रास्ते थे, इसलिए उसने सबसे आसान और सीधा रास्ता चुना। जेट ज्यादा दूर नहीं थी और उसे इस आइलैंड पर क्या हो रहा है इसके बारे में सन्नी से ज्यादा पता होना चाहिए था। इसलिए सन्नी ने तय किया कि वह अनडाइंग स्लॉटर से पहले जेट को ढूंढ लेगा। इतनी जल्दी फिर से उस भयानक रेत से लड़ने का विचार उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि संभावना काफी थी कि वह जेट को पकड़कर बिना एक भी वार किए डिफाइड से बच निकल सकता था। मुझे अभी ताकत नहीं, स्पीड चाहिए। सन्नी ने नेफिस और कैसी की ओर देखा। उसे जल्दी या देर से अपने साथियों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन सिर्फ उस बातचीत के बारे में सोचकर ही उसे असहज महसूस होने लगा। किसी को यह कहना बहुत अजीब बात थी कि वे एक ही घंटे को बार बार जी रहे हैं और उन्हें इसका पता तक नहीं है। अगली बार बता दूंगा। अगर अगली बार हुई तो। सन्नी को शक था कि यह लूप कभी खत्म नहीं होता। शायद यह उतने समय से चल रहा था जितने समय से वह विशाल व्हर्लपूल मौजूद था, यानी सैकड़ों सालों से। लेकिन वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। इसलिए अभी उसे हर रेवोल्यूशन को आखिरी मानकर चलना था। वापस आने के बाद बता दूंगा। दुर्भाग्य से यह समझने में ही उसका काफी समय निकल चुका था। अब लंबे समझाने का समय नहीं बचा था। सनी की गंभीर नजर देखकर नेफिस ने उसकी ओर देखा और भौं उठा दी। सनी कुछ क्षण चुप रहा, शब्दों को ध्यान से चुनते हुए। फिर उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, एस्टर, सॉन्ग, वेल। नेफिस के चेहरे का भाव बदल गया। उसका चेहरा और गंभीर और ठंडा हो गया। यह एशन बैरो वाली पूरी तरह जानलेवा प्रतिक्रिया तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सन्नी थोड़ा असहज हो गया। नेफिस ने भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? वह कुछ पल रुकी, फिर गहरी सांस ली। क्या हम फिर किसी माइंड हैक्स के प्रभाव में हैं? सन्नी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही है। अभी मुझे तुम दोनों से चाहिए कि सवाल मत पूछो और जो मैं कहूं वही करो। कर सकती हो? कैसी घोड़े की पीठ पर मुड़कर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वह चुप रही और नेफिस के जवाब का इंतजार करने लगी। नेफिस ने कई क्षण तक सन्नी को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। सन्नी ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि नेफिस उस पर भरोसा करती है। लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आसान नहीं होता, और अपनी जिज्ञासा दबाना तो उससे भी मुश्किल होता है। अगर उसकी जगह सन्नी होता तो उसे दोनों चीजों में बहुत परेशानी होती। उसने हल्की मुस्कान बनाई। अच्छा, अब शिप पर वापस जाओ और छिप जाओ। जब तक मैं लौटूं, सुरक्षित रहना। सन्नी को नहीं पता था कि चेन ब्रेकर पर लौटना सच में सुरक्षित है या नहीं, लेकिन फिलहाल यही सबसे अच्छा उपाय था। कैसी की ओर देखकर उसने कहा, मुझे नाइटमेयर चाहिए। कैसी तुरंत उतर गई ताकि सन्नी सैडल पर बैठ सके। नीचे देखते हुए सन्नी कुछ पल रुका, फिर सेंट और फींड को आदेश दिया कि वे उसकी साथियों की रक्षा करें। अगले ही पल वह धुंध के बीच दौड़ रहा था। वह अनडाइंग स्लॉटर से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे अपने कॉम्बैट शैडोज की जरूरत नहीं थी। और अगर सामना हो भी गया तो उन्हें बुलाने में सिर्फ कुछ पल लगते। और तेज। लेकिन नाइटमेयर उसके सभी फॉलोअर्स में सबसे तेज था। उसकी गति सन्नी और उसके शैडोज से भी कहीं अधिक थी। जेट को ढूंढकर सुरक्षित बाहर लाने के लिए उसे सबसे ज्यादा नाइटमेयर की जरूरत थी। उसने अपने 5 शैडोज को नाइटमेयर को मजबूत करने के लिए भेज दिया।
वे दोनों अकेले पैरों के निशानों का पीछा करते हुए तेजी से काली चट्टानों की दीवार की ओर बढ़े। काला स्टैलियन पत्थर की सीढ़ियों पर बिना गति कम किए चढ़ गया। उसके एडमेंटाइन खुरों से काले पत्थर पर चिंगारियां उड़ रही थीं। उन खुरों की ताल धुंध में युद्ध के नगाड़ों जैसी गूंज रही थी। जल्द ही वे फॉरेस्ट में प्रवेश कर गए। सनी पिछली रेवोल्यूशन की तुलना में काफी आगे था। जेट अभी क्लियरिंग तक नहीं पहुंची होगी, इसलिए वह कहीं भी हो सकती थी। यह समस्या थी क्योंकि अब सन्नी अपने शैडोज को स्काउटिंग के लिए भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काफी मुश्किल स्थिति है। वह सिल्वर बेल का इस्तेमाल करके जेट को अपनी ओर बुला सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि अनडाइंग स्लॉटर भी उसकी घंटी पहचान लेता और आइलैंड पर दूसरे डेंजरस जीव भी हो सकते थे। दुर्भाग्य से गाइडिंग लाइट एफी की ओर इशारा करता था, जेट की ओर नहीं, वरना सन्नी उसे साथ ले आता। नाइटमेयर उस क्लियरिंग तक पहुंच गया जहां सन्नी पिछली 2 बार या शायद उससे भी ज्यादा बार मरा था, और एक पल में उसे पार कर गया। वह बीच की दिशा से नहीं आई होगी, इसलिए सबसे सही होगा टावर की ओर बढ़ना। धुंध ने सब कुछ ढक रखा था। दुनिया मानो कुछ दर्जन मीटर तक ही सीमित हो गई थी। धत्त, वह किसी भी क्षण जेट से टकरा सकता था, लेकिन किसी भी क्षण अनडाइंग स्लॉटर से भी। सनी अभी शैडोज को चारों ओर भेजने का सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक गंध महसूस हुई। खून की गंध। उसके आदेश पर नाइटमेयर धीमा हुआ और रुक गया। सन्नी ने आसपास देखा और धुंध भरी हवा को सूंघा। फिर उसने नाइटमेयर को एक खास पेड़ की ओर बढ़ाया। वह प्राचीन पाइन पेड़ उसकी नजर से कहीं ऊपर तक फैला हुआ था। उसकी छाल पर एक जगह बाकी हिस्से से ज्यादा गहरी दिख रही थी। वह एक खूनी हथेली का निशान था, जैसे कोई घायल व्यक्ति सहारे के लिए उस पर झुका हो। सन्नी घूमकर दूसरी ओर देखने लगा। उसे एक और खूनी निशान दिखाई दिया। अब उसके पास पीछा करने के लिए दिशा थी। संयोग से वह दिशा वापस उसी क्लियरिंग की ओर जा रही थी। नाइटमेयर को दौड़ाते हुए सन्नी पूरी सतर्कता से चारों ओर देखने लगा। पेड़ों के तने तेजी से पीछे छूट रहे थे, फिर भी वह निशानों को देख पा रहा था। कहीं पेड़ों पर खूनी हथेलियों के निशान थे, कहीं जमीन पर खून की बूंदें। सन्नी उस खूनी रास्ते का पीछा करता रहा, और आखिरकार धुंध के बीच एक इंसानी आकृति दिखाई दी। वह एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ी थी। उसका शरीर झुका हुआ था और चेहरा भूत जैसा पीला था, लेकिन उसका ग्लेव अभी भी हमला करने के लिए उठा हुआ था। एक भारी और कमजोर फुसफुसाहट सुनाई दी। कम गेट मी वेंच। वह जेट थी। अगले ही पल धुंध से निकलते हुए एक विशाल काले स्टैलियन की छवि उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों में दिखाई दी। उसकी पीठ पर उड़ते हुए काले मैंटल में एक सवार झुका हुआ था। जेट की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सन्नी। सन्नी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, समझाने का समय नहीं है। जेट सिर्फ एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपना ग्लेव गिरा दिया और अपनी खून से सनी हुई हथेली आगे बढ़ा दी। सन्नी ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। अगले ही पल सोल रीपर उसके पीछे बैठी थी और अनंकेज मैंटल को मजबूती से पकड़े हुए थी। ग्लेव चिंगारियों की बारिश में गायब हो गया। सन्नी ने नाइटमेयर को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके मिस्टी फॉरेस्ट से बाहर निकले। जब शैडो दोनों मास्टर्स को लेकर दौड़ रहा था, जेट आगे झुकी और दर्द भरी आवाज में बोली, मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन तुम यहां पहुंचे कैसे? सन्नी मुस्कुराया, क्या मुश्किल सवाल है। और कैसे? मैं शिप से आया हूं।
चैप्टर 1409 कवरिंग द ट्रैक्स। सन्नी ने नाइटमेयर को सीधे चेन ब्रेकर की तरफ नहीं ले गया। आखिर उसने जेट के खून से बने निशानों का पीछा करके उसे ढूंढ लिया था, इसलिए अनडाइंग स्लॉटर भी शायद ऐसा कर सकती थी। सन्नी नहीं चाहता था कि वह नेफिस और कैसी तक पहुंच जाए, इसलिए पहले उसे अपने निशान मिटाने थे। समस्या यह थी कि उसे ठीक से पता नहीं था कि यह कैसे करना है। विल्डरनेस सर्वाइवल कोर्स में ट्रैकिंग की बेसिक स्किल्स सिखाई जाती थीं और उसमें निशान छिपाना भी शामिल था। लेकिन दुश्मन की क्षमताएं जाने बिना उससे छिपना मुश्किल था और अनडाइंग स्लॉटर अभी भी काफी हद तक एक रहस्य थी। उसे उस पैरों के निशानों की लाइन याद आई जो आइलैंड के किनारे तक जाती थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने स्टीड को बाईं ओर मोड़ दिया। वे अभी भी क्लिफ्स की दिशा में जा रहे थे, लेकिन स्टोन स्टेप्स से काफी दूर। तेज हवा उसके कानों के पास सीटी बजा रही थी। सन्नी ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, एफी कहाँ है? उसे जेट से बहुत कुछ पूछना और बताना था, लेकिन यह सवाल सबसे ज्यादा जरूरी था। जवाब सुनने का उसे डर भी था और इंतजार भी। जेट कुछ पल चुप रही। शायद वह सोच रही थी कि सन्नी को कैसे पता चला कि वे दोनों साथ थीं। फिर उसने दबे हुए स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। वॉर्टेक्स में हम अलग हो गए थे। सन्नी का चेहरा उतर गया। उसने दांत भींचे, फिर खुद को शांत किया। ठीक है। असल में यह सिर्फ ठीक नहीं था, बल्कि उससे भी बेहतर था। जेट की बातों से लगता था कि एफी अभी भी जिंदा थी और लूप ने उसकी फ्लॉ की बड़ी समस्या भी हल कर दी थी। वाइल्ड फ्लावर में वह कभी भूख से नहीं मर सकती थी। सन्नी कुछ पल झिझका। क्या इसी वजह से अनडाइंग स्लॉटर भी यहाँ है? मिस्ट रेत के पास जेट जैसी ही फ्लॉ थी। उसे जीवित रहने के लिए मारना पड़ता था। जब डिफाइलमेंट की सेनाएं साइबिल्स के शहरों पर हमला कर रही थीं, तब यह कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब वे शहर खत्म हो चुके थे, तो अनडाइंग स्लॉटर किसका स्लॉटर करेगी? सन्नी, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। मेरा पीछा एक। जेट की आवाज दर्द और थकान से भरी हुई थी। सन्नी के होंठ का कोना हल्का सा हिला। मुझे पता है। बाद में बात करेंगे। अभी बस मजबूती से पकड़ लो। उसी समय नाइटमेयर जंगल की सीमा तक पहुंच गया। ऊंचे पेड़ों की लाइन पार करके काला स्टैलियन जंगल और क्लिफ्स के किनारे के बीच की संकरी खाली जमीन पर दौड़ पड़ा। उसके खुर नरम मॉस पर निशान छोड़ रहे थे। किनारे तक पहुंचकर वह बिल्कुल नहीं रुका, बल्कि और तेज हो गया और फिर छलांग लगा दी, सीधे उस गहरी अंधेरी खाई के ऊपर। जेट के मुंह से हैरानी भरी चीख निकल गई। सनी ने शैडो को डिसमिस किया, घूमकर जेट को पकड़ा और डार्क विंग को सम्मन कर लिया। नाइटमेयर की छलांग की ताकत पूरी तरह खत्म होने से पहले ही उसकी पीठ पर पारदर्शी क्लोक प्रकट हुई और धुंधली सी बन गई। दोनों धीरे धीरे नीचे फिसलते हुए मौसम से घिसी हुई काली चट्टान की सतह के साथ आगे बढ़ने लगे। सन्नी को महसूस हुआ कि जेट की पीठ को सहारा देने वाला उसका हाथ खून से भीग रहा है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जेट के शरीर पर उम्मीद से कहीं ज्यादा घाव थे। सोल रीपर दर्द सहते हुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम सच में किसी लड़की से चीख निकलवाना जानते हो, सन्नी? सन्नी एक पल के लिए जम गया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इस एहसास को पहचानता था। क्या जेट ने एफी के साथ बहुत ज्यादा समय बिता लिया था? क्या वह उस बदजुबान और शरारती लड़की के असर में आ गई थी? धत्त तेरे की।
धीरे से गाली बड़बड़ाते हुए उसने उड़ान की दिशा बदली और दांत भींचकर जवाब दिया। शायद। दर्द में होने के बावजूद सोल रीपर हंस पड़ी। वे मिस्टी बीच से काफी दूर थे, इसलिए वापस पहुंचने में समय लगा। सन्नी को कई बार क्लिफ्स के करीब जाकर ऊपर की ओर धक्का देना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि वे आइलैंड के नीचे गिर जाएंगे। लेकिन आखिरकार काली चट्टानों की दीवार पीछे रह गई और वे परिचित बे में पहुंच गए। सफेद रेत पर उतरकर सन्नी ने जेट को नीचे उतारा और सहारा दिया। उसकी नजर में चिंता थी। क्या तुम चल सकती हो? जेट ने सिर हिलाया। हाँ। वह चीज मुझे इतना बुरा नहीं घायल कर पाई, इसलिए मैं बच जाऊंगी। जेट मुस्कुराई। वैसे भी वह खून बहने से नहीं मरने वाली थी। सबसे बुरी हालत में वह बस और ज्यादा कोट्स जैसी दिखने लगती। सन्नी ने कुछ पल उसे देखा, फिर सिर हिलाया। तो चलो। हमारा शिप यहां से ज्यादा दूर नहीं है। वे दोनों फॉग के अंदर चल पड़े। कुछ ही देर बाद वे चेन ब्रेकर के मुख्य कार्गो होल्ड में थे। यहां हवा में खून की गंध थी, लेकिन जेट अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी। नेफिस के पास अभी हीलिंग पावर्स इस्तेमाल करने लायक एसेंस नहीं था, फिर भी उसके और कैसी के पास ऐसे मेमोरीज थे जो छोटे घावों का इलाज कर सकते थे। यह ग्रेट क्लैन का हिस्सा होने का एक फायदा था। जेट ने अपने आर्मोर का ऊपरी हिस्सा हटा दिया था और एक क्रेट पर बैठी थी। उसके शरीर पर बैंडेजेस बंधी हुई थीं। सामने दूसरे क्रेट पर खाने का बड़ा ढेर, फ्रूट जूस और ताज़ा बनी हुई टी रखी थी। वह भूखे व्यक्ति की तरह तेजी से सब खा रही थी। क्रो क्रो उसके कंधे पर बैठा था और पूरी तरह अपनी मालकिन पर ध्यान लगाए हुए था। बीच बीच में जेट उसे फलों के टुकड़े भी खिला देती। अभी तक किसी चीज ने आकर बीच पर खड़े शिप पर हमला नहीं किया था, लेकिन सन्नी फिर भी सतर्क था। साथ ही उसे बहुत राहत भी महसूस हो रही थी। जेट का यहां जिंदा और लगभग सुरक्षित होना उसे बेहद सुकून दे रहा था। नेफिस और कैसी भी खुश लग रही थीं। भले ही वे गवर्नमेंट मास्टर के उतनी करीब न थीं, लेकिन उनका 3 लोगों का ग्रुप अब 4 लोगों का ग्रुप बन गया था। अच्छा है। जेट को वापस लाने का एक और फायदा था। अब सन्नी के लिए सबको सारी बातें समझाना आसान होने वाला था। जब लगा कि जेट की भूख कुछ हद तक शांत हो गई है, तो सन्नी आगे झुका और बोला, ठीक है। अब मैं कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूं। चैप्टर 1410 रिवर नोमैड्स। तीनों महिलाएं उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगीं। सन्नी कुछ पल झिझका। जेट, तुम्हें पता है ना कि हम कहाँ हैं? मतलब मोटे तौर पर। चाय का कप हाथों में पकड़कर जेट ने सिर हिलाया। हाँ, हम किसी तरह उस अजीब पिरामिड के अंदर हैं। यह जगह ग्रेट रिवर है, जो कहा जाता है कि भविष्य से अतीत की ओर हमेशा बहती रहती है। सन्नी ने राहत की सांस ली। लगता था कि एफी और जेट भी थर्ड नाइटमेयर की प्रकृति के बारे में कुछ बातें जान चुकी थीं। बिल्कुल। ग्रेट रिवर की प्रकृति की वजह से इस नाइटमेयर में समय के साथ बहुत अजीब चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए, नेफिस और मैं यहाँ लगभग 4 महीने से हैं, लेकिन कैसी यहाँ 1 साल से भी ज्यादा समय से हैं। नेफिस और कैसी ने शांत भाव से सिर हिलाया, क्योंकि वे यह बात पहले से जानती थीं। लेकिन जेट हैरान दिखी। क्या? सन्नी ने उसकी ओर देखा, कुछ पल रुका और बोला, हाँ। और तुम्हारा क्या? सोल रीपर अचानक अनिश्चित सी लगने लगी। उसने हल्के से अपने बालों को छुआ और 2 बार पलकें झपकाईं। लगभग 2 महीने।
एफी और मुझे एक ही जगह भेजा गया था 2 महीने पहले। इस बार नेफिस और कैसी की बारी थी हैरान होने की। यह कैसे हो सकता है? सन्नी हल्का सा मुस्कुराया। मैं अभी समझाता हूं। लेकिन पहले जेट, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ? उसने चाय की एक घूंट ली और मुस्कुराई। जरूर, क्यों नहीं? जेट की बर्फ जैसी नीली आंख थोड़ी दूर देखने लगी। तुम तीनों को इस जगह के बारे में हमसे ज्यादा पता होगा। देखो, तुम्हारे पास तो एक शिप भी है। एफी और मैं इतनी लकी नहीं थीं। जिन लोगों की भूमिकाएं हमने ली थीं, वे रिवर नोमैड्स ट्राइब से थे। मुझे लगता है उनके पूर्वज किसी नष्ट हुए सिटी के बचे हुए लोग थे, लेकिन ये लोग पूरी तरह जंगली जीवन में गिर चुके थे। और सच कहूँ तो जिस तरह वे रहते थे, यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसने सांस छोड़ी। रिवर नोमैड्स का कोई स्थायी घर नहीं था। वे लगातार जगह बदलते रहते थे। वे समुद्री क्रीचर्स पर सवारी करते थे और अपने भोजन के लिए कमजोर अबॉमिनेशंस का शिकार करते थे। जब डिफाइल्ड या शक्तिशाली नाइटमेयर क्रीचर्स दिखाई देते तो वे भाग जाते। सच कहूँ तो उनका जीवन जीने का तरीका बहुत ही चतुर और जिद्दी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान बिना कभी जमीन पर कदम रखे पूरी जिंदगी पानी में रह सकते हैं। कैसी ने थोड़ा सिर झुकाया, उलझन में। ये नोमैड्स रिवरबोर्न थे। सन्नी भी उलझ गया। रिवरबोर्न घुमंतू जीवन कैसे जी सकते थे? क्या वे ग्रेट रिवर के उसी हिस्से से बंधे नहीं होते जहां उनका जन्म हुआ था? जेट ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और यही वजह थी कि वे इतनी जल्दी पतन की ओर चले गए। देखो, नोमैड्स की जिंदगी बहुत छोटी होती थी। कोई भी जेनरेशन 2 दशकों से ज्यादा नहीं चलती थी। बच्चे शायद ही 1-2 साल से ज्यादा बच्चे बने रहते और उसके बाद उनसे शिकार में शामिल होने की उम्मीद की जाती थी। अगर कोई खतरा आता तो बड़ी जेनरेशन खुद को बलिदान कर देती ताकि छोटी जेनरेशन बच सके। और अगर खतरा न भी हो तब भी उन्हें उन अबॉमिनेशंस का पीछा करना पड़ता जिनका वे शिकार करते थे। इसलिए उसने सिर हिलाया। वे दिखने में भले ही अडल्ट्स लगते थे, लेकिन असल में वह एक ऐसी ट्राइब थी जहां कोई कभी एडल्टहुड तक पहुंच ही नहीं पाता था। वे सभी अनजान और जंगली बच्चे थे। सोल रीपर पीछे की ओर झुक गई, अपने क्रो एको को एक ग्रेप खिलाया और चेहरा बनाया। खैर, जब एफी और मैं वहां पहुंची तब उसे ट्राइब कहना भी मुश्किल था। मुश्किल से 1 दर्जन लोग बचे थे। बाकी सभी नोमैड ट्राइब्स शायद पहले ही खत्म हो चुकी थीं। बहुत संभव है कि वही आखिरी ट्राइब थी। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तो हमने उन्हें जिंदा रखने की कोशिश की और यह पता लगाने की भी कि हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है और नाइटमेयर को कैसे जीता जाए। ग्रेट रिवर के नोमैड्स जैसा जीवन जीना सीखने में हमें कुछ समय लगा। इस दौरान हमने बचे हुए ट्राइब्समैन से टूम्ब ऑफ एरियल, ग्रेट रिवर डिफाइलमेंट और रिवर सिटीज के पतन के बारे में भी सीखा। ओह, और हमने बहुत सारे नाइटमेयर क्रीचर्स से लड़ाई भी की। कम से कम मैंने तो की। जेट ने शरीर को खींचकर सीधा किया, फिर दर्द से चेहरा सिकोड़ते हुए अपनी एक बैंडेज को छुआ। सब कुछ अगर अच्छा नहीं तो कम से कम ठीक चल रहा था, जब तक कि हम ग्राउंड के एक बेहद शक्तिशाली स्वार्म से नहीं टकरा गए। उस समय तक हमारी ट्राइब में कोई बच्चा नहीं बचा था, इसलिए भागने का भी कोई मतलब नहीं था। उस लड़ाई में सब मारे गए। सिर्फ मैं और एफी बचकर निकल पाए। सन्नी ने ध्यान दिया कि जेट और एफी रिवरबोर्न लोगों की भूमिकाएं लेने के बावजूद आउटसाइडर्स ही बनी रहीं। यह एक दिलचस्प बात थी।
जेट ने कंधे उचकाए और आगे बोली, आमतौर पर हमारे माउंट्स इतने तेज होते कि ज्यादातर दुश्मनों से बच निकलते, लेकिन ड्राउंड हमारे पीछे ऐसे पड़े थे जैसे उनका जीवन का उद्देश्य ही सारे नोमैड्स को खत्म करना हो। जिन सी क्रीचर्स पर हम सवार थे वे भी लड़ाई में घायल हो चुके थे, इसलिए उनकी गति धीरे धीरे कम हो रही थी। लगभग एक हफ्ते तक भागते रहने और बीच बीच में लड़ाइयां लड़ने के बाद हम धुंध में रास्ता भटक गए और फिर इस वर्लपूल में खिंच गए। मैं बस अपना एको भेज पाई, यह उम्मीद करते हुए कि क्रो क्रो किसी तरह तुम लोगों में से किसी को ढूंढ ले। सोल रीपर ने काले बर्ड की तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। एफी और मैं आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करते समय अलग हो गए। और अब हम यहाँ हैं। नेफिस ने कैसी की ओर देखा, फिर हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यहाँ कब से हो? जेट ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कुछ घंटे। मैं किनारे पर पहुंची, एफी को ढूंढने की कोशिश की और धुंध में रास्ता भटक गई। फिर उस चीज ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह भाग निकली, लेकिन अगर सन्नी नहीं आता तो शायद वह मुझे खत्म कर देती। सच में सफेद घोड़े वाले प्रिंस की किसे जरूरत है जब काले घोड़े वाला पॉपर मौजूद हो। सोल रीपर हंस पड़ी और अपनी बची हुई चाय एक ही घूंट में खत्म कर दी। उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, लेकिन नेफिस और कैसी चिंतित दिख रही थीं। अंधी लड़की ने भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन यह कैसे संभव है? तुम्हारा एको तो कई महीने पहले फॉलन ग्रेस पहुंच गया था। जेट ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? रुको, मुझे लगा था कि तुम लोग पहले से आइलैंड पर थे। क्या इसी वजह से क्रो क्रो इतनी जल्दी सन्नी को ढूंढ पाया? कैसी ने सिर हिलाया। नहीं, हम तो वाइन फ्लावर को खोजने तभी निकले थे जब हमें पता चला कि तुम दोनों यहाँ हो। सोल रीपर पीछे की ओर झुक गई। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सब चुप हो गए। कोई भी इस अजीब अंतर को समझ नहीं पा रहा था। उस खामोशी में सन्नी आखिर बोला, क्योंकि इस आइलैंड पर समय एक सर्कल में चलता है। चैप्टर 1411 मॉन्स्टर प्रीजर। नेफिस, कैसी और जेट ने उसे अविश्वास से देखा। तीनों की तेज नजरों के बीच सन्नी थोड़ा असहज हो गया और श्राउड ऑफ डस्क का कॉलर खींचने लगा। मुझे लगता है कि अब मुझे लड़कों के साथ ज्यादा मिलना जुलना शुरू करना चाहिए। मैं हमेशा इतनी लीथल ब्यूटीज से ही क्यों घिरा रहता हूं? आखिरकार नेफिस ने शांत स्वर में उसके शब्द दोहराए। एक सर्कल में घूमता है। सन्नी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे इसका पता कुछ घंटों पहले चला था, या सही कहूं तो कुछ रेवोल्यूशंस पहले। सोचो, ग्रेट रिवर का पानी समय को दर्शाता है और हम एक विशाल वर्लपूल से घिरे हुए हैं। तो उसने जेट की ओर इशारा किया। तुम्हें लगता है कि तुम वाइन फ्लावर पर सिर्फ कुछ घंटों से हो, लेकिन असल में तुम यहाँ लगभग 1 साल से हो। नाइटमेयर में तुम्हारा समय कैसी के बराबर है। उनके तनाव भरे चेहरों को देखकर सन्नी ने आह भरी। असल में मैंने जो कहा वह पूरी तरह सही नहीं है। लगता है कि नेफिस और मैं नाइटमेयर में 4 महीने पहले आए थे, जबकि तुम और कैसी 1 साल से भी पहले आए थे। लेकिन यह नहीं पता कि लूप शुरू होने से पहले समय कितनी बार दोहराया गया। इसलिए हो सकता है कि हम यहाँ 100 साल से फंसे हों। जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक कोई नहीं जान सकता। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर कैसी ने हिचकिचाते हुए पूछा, इन पिछली रेवोल्यूशंस, क्या तुम कहना चाहते हो कि हम पहले भी कई बार इस आइलैंड की खोज कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही याद है?
सन्नी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने नजरें फेर लीं, फिर भारी आवाज में बोला, आइलैंड की खोज? नहीं। हम बीच से मुश्किल से आगे बढ़े थे कि फॉरेस्ट में अनडाइंग स्लॉटर ने जेट पर हमला कर दिया। हर बार मैं उसे रोकने गया और हर बार बहुत बुरी तरह मारा गया। जेट भी। सोल रीपर ने उसकी ओर तेज नजर डाली और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। यह सुनना सुखद नहीं था कि तुम मर चुके हो। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। सन्नी ने आह भरी। यह पहली बार है जब मैं 1 घंटे से ज्यादा जीवित रहा हूं, इसलिए मुझे लूप के बारे में ज्यादा नहीं पता। मुझे यकीन है कि मेरे मरने पर लूप खत्म नहीं होता। इसका मतलब है कि नेफिस और कैसी शायद ज्यादा समय तक जीवित रहीं। हो सकता है तुम टर्मिनेशन पॉइंट तक भी पहुंच गई हो। लेकिन क्योंकि हर रेवोल्यूशन के बाद यादें मिट जाती हैं, इसलिए कुछ भी पता नहीं चल सकता। नेफिस ने भौं उठाई। सिर्फ तुम्हें ही सब क्यों याद है? सन्नी ने पास रखी सिन ऑफ सोलेस की ओर इशारा किया, स्वॉर्ड की ओर, रेत की ओर नहीं। मुझे लगता है कि इसका संबंध मेरी इस कर्स्ड स्वॉर्ड से है। इसकी स्पिरिट सबसे पहले लूप के बारे में जानती हुई दिखाई दी थी। कुछ पल सोचने के बाद नेफिस ने उसकी बात मान ली। जेट ने आह भरी और अपने लिए फिर से टी डाली। कैसी गाइडिंग लाइट को कसकर पकड़े हुए गहरी सोच में थी। 1 मिनट की चुप्पी के बाद नेफिस ने पूछा, अनडाइंग स्लॉटर कैसी है? सन्नी का चेहरा जम गया। वह अनायास कांप उठा और बोला, वह एक हॉरर है। उसने अपने सभी मुकाबलों का जितना हो सका उतना विस्तार से वर्णन किया। जैसे जैसे वह बताता गया, उसके साथियों के चेहरे और गंभीर होते गए। आखिर में नेफिस ने जेट की ओर देखा और फिर नजरें हटा लीं। बहुत फॉर्मिडेबल। अगर हम सब मिलकर हमला करें तो हमारे जीतने की कितनी संभावना है? सन्नी ने धीरे से सिर हिलाया। कम से कम हम में से कुछ लोग मरेंगे। शायद हम सब, खासकर तुम्हारी एसेंस की हालत देखते हुए। नेफिस ने आह भरी। तो अभी के लिए हम लड़ाई से बचेंगे। सन्नी पलकें झपकाने लगा। अभी के लिए? नेफिस ने कंधे उचकाए। हमें आखिरकार 6 प्लेग्स का सामना करना ही होगा, लेकिन अभी सही समय नहीं है। सन्नी को थोड़ा बुरा लगा। क्या उसने सुना नहीं कि वह चीज कितनी भयानक है? लेकिन फिर उसे याद आया कि वह नेफिस से बात कर रहा है। असल में यह भी बड़ी बात थी कि उसने तुरंत हमला करने का सुझाव नहीं दिया। यह सचमुच पर्सनल ग्रोथ थी। कैसी ने धीरे से सिर हिलाया। हम अनडाइंग स्लॉटर से लड़ाई टाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम बैटल से बच सकते हैं। जेट ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? कैसी कुछ पल चुप रही। अगर सनी सही है तो अब मुझे समझ में आ गया कि यह जगह इतनी डेंजरस क्यों लगती है। सोचो, पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि वाइन फ्लावर से कोई वापस नहीं लौटता। ह्यूमन शिप्स, डिफाइल्ड, नाइटमेयर क्रीचर्स, जो भी वर्लपूल में जाता है शायद ही कभी बचकर निकलता है। मैंने सोचा था कि वे सब यहां मर गए होंगे, लेकिन अगर उनमें से कुछ हमारी तरह टाइम लूप में फंसे हुए हैं। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। तो इस आइलैंड पर हर तरह के अबॉमिनेशंस भरे पड़े होंगे, जो वर्लपूल में फंसे लेकिन डूबने के बजाय आइलैंड तक पहुंच गए। सदियों में ऐसे कितने जमा हुए होंगे? मिस्ट के भीतर कितने हॉरर्स छिपे होंगे? कैसी ने सिर हिलाया। अगर टाइम लूप सच है तो वाइन फ्लावर एक मॉन्स्टर प्रिजर्व की तरह है। कार्गो बे में असहज चुप्पी छा गई। सबके चेहरे खराब हो गए।
मॉन्स्टर प्रीजर। सन्नी ने दूर देखते हुए सोचा, कैसी सही थी। वर्लपूल की खिंचाव शक्ति को देखते हुए सदियों में अनगिनत भयानक क्रीचर्स इसमें फंसे होंगे। ज्यादातर नष्ट हो गए होंगे, लेकिन कई आइलैंड तक पहुंच गए होंगे। और क्योंकि यहां समय एक सर्कल में घूमता है, वे सब आज भी यहीं मौजूद थे, जैसे के तैसे। सन्नी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह जगह आखिर कैसी हेल थी। उधर नेफिस खड़ी हुई और अपनी स्वॉर्ड की हिल्ट पर हाथ रखा। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन दृढ़ भी। जो भी हो, हमारा लक्ष्य अभी भी वही है। बाकी सबने उसकी ओर देखा। वह बोली, हमारा लक्ष्य एफी और सोल रीपर जेट को ढूंढना था, फिर फॉलन ग्रेस लौटना था। एफी अभी भी नहीं मिली है। इसलिए चाहे टाइम अनोमली हो या नहीं, कुछ नहीं बदला। हमें बाहर जाना होगा, उसे ढूंढना होगा और यहां से निकलना होगा। सन्नी ने गंभीर नजर से उसे देखा। लेकिन एक समस्या है। चेन ब्रेकर को एसेंस कौन देगा? तुम्हारी एसेंस तो लगभग खत्म हो चुकी है और जल्दी वापस नहीं आएगी। नेफिस ने कंधे उचकाए। तुम कर सकते हो। बस हमें अपने एस्केप का समय सही चुनना होगा। डस्क या डॉन पर। सन्नी ने आह भरी, फिर खड़ा होकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं सहमत हूं। जितनी देर करेंगे, उतना ही एफी के फेटल डेंजर में पड़ने का खतरा बढ़ेगा। हम अनडाइंग स्लॉटर से बचते हुए एक डिटूर लेंगे और गाइडिंग लाइट का पीछा करते हुए आइलैंड के अंदर की ओर जाएंगे। जेट दर्द से सिकुड़ी, लेकिन वह भी खड़ी हो गई। उसकी बैंडेजेस खून से लाल हो चुकी थीं। मुझे भी साथ गिनो। अब सिर्फ कैसी बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ में पकड़े सेक्रेड स्टाफ की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। तो फिर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। कुछ समय स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने और तैयारी करने के बाद ग्रुप ने चेन ब्रेकर छोड़ दिया और एक बार फिर सफेद रेत पर कदम रखा। चैप्टर 1412 मिस्टी फॉरेस्ट। सन्नी 1 घंटे से ज्यादा समय तक जिंदा रहने में सफल हो गया था। उसने अनडाइंग स्लॉटर से लड़ाई होने से बचा लिया था और जेट को भी बचा लिया था। फिर भी उसे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था। जब ग्रुप ने चेन ब्रेकर को पीछे छोड़ दिया और एक बार फिर घूमती हुई धुंध के अंदर बढ़ना शुरू किया, तो सन्नी को यकीन नहीं था कि वे सब जिंदा बच पाएंगे। सच कहें तो अब उसे वाइल्ड फ्लावर से और भी ज्यादा डर लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है, पूरी तरह पागल होने से पहले कोई कितनी बार मर सकता है? उसके साथ चल रहा सिन ऑफ सोलेस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था। तलवार वाला रेत हंसा। तुम्हारी खोपड़ी जितनी मोटी है। मेरा अंदाजा है कि तुम कुछ दर्जन बार और मर सकते हो। हाँ, उसके बाद शायद तुम बस लार टपकाने वाले बेवकूफ बन जाओगे। गॉड्स, सोच रहा हूं जब तुम पूरी तरह बेकार हो जाओगे तब भी क्या मैं तुम्हारे साथ फंसा रहूंगा। उस परेशान करने वाले प्रकट रूप को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए सन्नी ने अपनी नजर धुंध पर टिकाए रखी। सपने देखते रहो। नाइटमेयर को सिर्फ एक बार देखना ही काफी था यह समझने के लिए कि कुछ दर्जन मौतें उसे नहीं तोड़ सकती। सिन ऑफ सोलेस बस उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अगर कई सालों तक दर्दनाक मौतें झेलनी पड़े, हमें इस भयानक जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। ग्रुप पहले की तरह ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जेट, सन्नी और नेफिस के पीछे चल रही थी। कैसी ने अपने एकोज भी बुला लिए थे, जो अब नाइटमेयर के आगे चल रहे थे। साथ मिलकर वे एक बेहद शक्तिशाली बैटल फोर्स थे। फिर भी सन्नी को नहीं पता था कि उनकी ताकत वाइल्ड फ्लावर की दम घोंटने वाली धुंध में जिंदा रहने के लिए काफी होगी या नहीं।
अब समझ में आ रहा है कि सेंट्स इतने कम क्यों होते हैं। इस बार उन्होंने उस दिशा के उलट रास्ता चुना जहां पत्थर की सीढ़ियां और अनडाइंग स्लॉटर थी। सीधे चट्टानों की ओर जाने की बजाय वे आइलैंड के किनारे किनारे चलते रहे और आखिरकार बे की सीमा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने काली चट्टानों की दीवार पर चढ़ाई की और ऊपर के प्लाटो तक पहुंच गए। सन्नी ने शैडो स्टेप का इस्तेमाल करके सबसे पहले वहां पहुंचकर बाकी लोगों की सुरक्षा की, जब तक कि सभी ऊपर नहीं आ गए। जब सब ऊपर पहुंच गए तब तक वाइल्ड फ्लावर पर आए हुए दूसरा घंटा भी बीत चुका था। चट्टानों के ऊपर वही नजारा था। सामने ऊंचे पाइन ट्रीज का जंगल फैला हुआ था और उनके बीच सफेद धुंध घूम रही थी। शुरू से ही धुंध में रहना घुटन भरा महसूस हो रहा था, लेकिन अब जबकि सन्नी जानता था कि उसके अंदर कोई भयानक रेत छिपा हो सकता है, यह एहसास 10 गुना ज्यादा डरावना हो गया था। सिबिल का एको आगे तैरता हुआ बढ़ रहा था। उसकी लाल ड्रेस का किनारा मॉस के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। बाकी सब उसके पीछे चल पड़े। वे गाइडिंग लाइट की हल्की चमक का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में बढ़ते गए। धुंध ने पीछे की हर चीज को निगल लिया था, आवाजों को दबा दिया था और धीरे धीरे पुराने पेड़ों के बीच बह रही थी। तनाव भरी खामोशी में कुछ मिनट बीते, फिर कुछ और। इस धुंधली दुनिया में समय का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन सन्नी को लगा कि 1 और घंटा गुजर चुका है। तभी नेफिस ने हाथ उठाकर कहा, रुको। लगता था कि वह एसेंस एग्जॉशन से कुछ हद तक उबर चुकी थी। कम से कम इतना कि वह अपनी डोरमेंट एबिलिटी फिर से इस्तेमाल कर सके। अब जेट का इलाज किया जा सकता था। जब नेफिस ने सोल रीपर की पीठ पर हाथ रखा तब सन्नी और कैसी धुंध पर नजर रखे हुए थे। उसके हाथों से नरम सफेद रोशनी निकली। कुछ ही देर में जेट के चेहरे की थकान गायब हो गई। उसने गहरी सांस ली और संतोष से मुस्कुराई। उसी समय नेफिस की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उसने धीरे से सांस छोड़ी और 1 कदम पीछे हट गई। अगर सनी सच्चाई नहीं जानता होता तो उसे कभी शक नहीं होता कि वह इस समय भयानक दर्द सह रही थी। चलते हैं। वे फिर आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक कैसी ने सिर घुमाया। अंधी लड़की कुछ पल स्थिर रही, फिर नाइटमेयर की पीठ से कूद गई। कुछ हमारी तरफ आ रहा है। तैयार हो जाओ। शापित हो। सन्नी गुर्राया और एक हाथ में सिन ऑफ सोलेस तथा दूसरे हाथ में क्रूएल साइट, जो इस समय शॉर्ट स्वॉर्ड के रूप में था, पकड़ लिया। नेफिस ने तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल ली और उसकी स्कैबर्ड गायब कर दी। जेट ने अपनी ग्लेव को ऊंची युद्ध मुद्रा में उठा लिया। सेंट फींड, नाइटमेयर और दोनों एकोस इंसानों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हो गए। क्वाइट डांसर ऊपर उड़कर कैसी के कंधे के पास मंडराने लगा और उसकी नोक जंगल की गहराई की ओर इशारा कर रही थी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सन्नी धुंध को घूर रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसकी शैडो सेंस भी दब चुकी थी। हमारे ऊपर। धत। वह सोच भी पूरा नहीं कर पाया था कि ऊपर से कुछ विशाल चीज उन पर आ गिरी। तेरे की। वह एक विशाल और घिनौना नाइटमेयर क्रीचर था। वह किसी विशाल काले लेपर्ड की सड़ी हुई लाश जैसा दिख रहा था। उसकी हड्डियां सड़े हुए मांस के बाहर निकली हुई थीं। उसकी टेल असामान्य रूप से लंबी थी, कई हिस्सों में बंटी हुई थी और उसके अंत में एक गोल मुंह था जो सुई जैसे दांतों से भरा हुआ था। लेकिन उसके अपने पीले केनाइन उससे भी ज्यादा डरावने थे। हर एक ग्रेट स्वॉर्ड जितना लंबा था और सूखे हुए खून से ढका हुआ था। वह अबॉमिनेशन इतना विशाल था कि उसकी शैडो पूरे ग्रुप पर छा गई। और इससे भी बुरी बात,
जैसे ही सन्नी ने उसे देखा, एक अदृश्य दबाव उस पर टूट पड़ा। उसका दिल डर से भर गया। वह एक ग्रेट बीस्ट था। उस मॉन्स्ट्रोसिटी के उन पर गिरने से पहले ही दो विशाल शैडो टेंटेकल्स जमीन से उठे और उसके आगे के पैरों को जकड़ लिया, जिससे उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई। बीस्ट के हड्डी जैसे जबड़े जोर से बंद हुए और उन्होंने उन शैडो टेंटेकल्स को तुरंत नष्ट कर दिया। लेकिन इतना समय मिल गया कि ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग दिशाओं में छलांग लगा सकें। अबॉमिनेशन उसी जगह आकर गिरा जहां वे एक पल पहले खड़े थे। उसकी भयानक टेल बिजली जैसी गति से पीछे की ओर झपटी। उसका गोल मुंह कैसी को काटने के लिए खुल चुका था। कैसी ने मुश्किल से एक तरफ हटकर खुद को बचा लिया और अपना स्टाफ टेल पर दे मारा। अगले ही पल वह चींटी की तरह दूर फेंक दी गई। दूसरी ओर बीस्ट ने अपना सड़ा हुआ पंजा सन्नी और नेफिस की तरफ घुमाया। शैडोज और सोल फ्लेम की शक्ति से दोनों उस घातक हमले से बच गए। लेकिन बस बाल जैसे ही वे बचे, क्रीचर के जबड़े पहले से उनके सामने पहुंच चुके थे। वह उन्हें चीरकर मांस के टुकड़ों में बदलने वाला था। सन्नी और नेफिस दोनों अभी संतुलन भी नहीं बना पाए थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी सेंट बिजली की तरह आगे बढ़ी और अपनी शील्ड से बीस्ट के सिर पर टक्कर मार दी। वह वार इतना शक्तिशाली था कि किसी किले की दीवार गिर सकती थी। लेकिन ग्रेट बीस्ट की खोपड़ी बस थोड़ा सा एक तरफ झुकी। ऐसा भी नहीं लगा कि उसे कोई नुकसान हुआ हो। और यह सब उसके जमीन पर गिरने से लेकर अब तक सिर्फ एक पल के अंदर हुआ था। यह अच्छा नहीं है। एज़्योर सरपेंट बीस्ट्स का राजा था, जबकि यह सिर्फ एक बीस्ट था। लेकिन यह एक ग्रेट नाइटमेयर क्रीचर था। यह बहुत शक्तिशाली था, बहुत तेज था और बेहद ज्यादा मजबूत था। क्या हम इसे हरा सकते हैं? सन्नी जानता था कि हरा सकते हैं। उसके शैडोज, कैसी के एकोज और खासकर क्राउन ऑफ डॉन की मदद से उनके पास इस मॉन्स्ट्रोसिटी को हराने का मौका था। लेकिन वे सब यहां मर भी सकते थे। मैं मरना नहीं चाहता। भले ही उसे पता था कि मरने पर शायद वह फिर लूप की शुरुआत में लौट आएगा, फिर भी अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने और हड्डियों के चूर होने का विचार उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। और अपने साथियों को उस भयानक अबॉमिनेशन के हाथों मरते देखना तो वह और भी कम चाहता था। सीधी बात है, तो मत मरो। दांत भींचते हुए सन्नी आगे झपटा। 1413 फॉलिंग ट्रीज, गिरते हुए पेड़। क्वाइट डांसर हवा में तेजी से उड़ती हुई गई और ग्रेट बीस्ट की घिनौनी पूंछ के आधार पर जा लगी। लेकिन उस जिद्दी एको की नुकीली नोक उस क्रीचर की सख्त खाल से टकराकर वापस उछल गई और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसी समय फींड गुर्राया और खुद को क्रीचर के कुचल देने वाले पंजे के सामने खड़ा कर दिया। विशाल ओगर किसी तरह उसे रोक पाया। अबॉमिनेशन के सड़े हुए पंजे उसके सीने पर लगे और ब्लैक सिल्वर पर गहरे निशान छोड़ गए। फींड के नीचे की जमीन धंस गई, लेकिन वह खड़ा रहा, बस एक पल के लिए। फिर उस भयानक बीस्ट ने फींड को नीचे दबा दिया और अपने विशाल पंजे से उसे ढक लिया। उसी समय सेंट ने उसके काटने वाले जबड़ों से बचते हुए अपनी तलवार चलाई और क्रीचर की हड्डियों जैसी थूथन पर एक पतली दरार बना दी। डेड सिबिल और क्लॉकवर्क स्वॉर्ड्समैन ने पीछे से हमला किया। नाइटमेयर ने अपने सिर को नीचे झुकाकर अपने सींगों से अबॉमिनेशन को जोरदार टक्कर मारी। लेकिन अगले ही पल सबको दूर फेंक दिया गया। स्टील मैननेक्विन चमकती चिंगारियों की बारिश बनकर नष्ट हो गया। सिबिल एक प्राचीन पाइन ट्री के तने से जा टकराई, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और जमीन पर गिरकर बिल्कुल स्थिर हो गई। नाइटमेयर समय रहते शैडोज में घुल गया,
लेकिन फिर भी उसके शरीर का बड़ा हिस्सा फट गया। सेंट ने अपनी शील्ड से वार रोका और कई मीटर पीछे खिसक गई। शैडोज और एकोज ग्रेट बीस्ट के क्रोध के सामने सिर्फ 1 सेकंड टिक पाए। लेकिन वही 1 सेकंड सन्नी को शैडोज बुलाने और उन्हें शैडोस्पॉन शेल में बदलने के लिए काफी था। वह ऑनिक्स सरपेंट का रूप लेना चाहता था, लेकिन वह जमीन पर लड़ाई के लिए सही नहीं था। शैडो लैंटर्न के खुले द्वार से अंधकार की लहर निकली और अनगिनत चेन्स में बदल गई। उन्होंने उस भयानक क्रीचर को रस्सियों की तरह जकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वे टूट गईं। सन्नी, नेफिस और जेट ने हमला कर दिया। नेफ की चांदी जैसी लॉन्ग्सवोर्ड चमकदार रोशनी से जल उठी। वह क्रीचर के जबड़ों के नीचे घुसी और अपनी तलवार उसकी गर्दन में घोंप दी। सन्नी ने सिन ऑफ सोलेस से उसकी थूथन पर भयंकर वार किया। क्राउन ऑफ डॉन की शक्ति से कुछ हड्डियों के टुकड़े उड़ गए। जेट ने बगल से हमला किया और अपनी ग्लेव को उसकी आत्मा में घोंपने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह सफल होती, क्रीचर की लंबी और लचीली पूंछ बिजली की तरह घूमी। जेट पीछे हटकर बच गई, लेकिन सन्नी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके लिए जबड़ों से बचना जरूरी था, इसलिए उसकी गति सीमित हो गई थी। पूंछ के सिरे पर मौजूद गोलाकार मुंह शैडोस्पॉन के किनारे पर बंद हो गया। उसके शेल का दायां कंधा और पूरा हिस्सा नष्ट हो गया। सन्नी ने तुरंत अपनी 4 में से 2 भुजाएं खो दीं। एक गायब हो गई और दूसरी टूटकर बिखर गई, जिसके नीचे इंसानी शरीर का फटा हुआ मांस दिखाई देने लगा। नेफ की तलवार क्रीचर की गर्दन में धंसी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा नुकसान पहुंचा पाती, उसके एक तेज पंजे ने रेडिएंट ब्लेड को तोड़ दिया और उसे लुढ़कते हुए दूर फेंक दिया। सन्नी लड़खड़ाया और जल्दी जल्दी शेल को टूटने से बचाने की कोशिश करने लगा। उसने मिस्टी फॉरेस्ट की शैडोज का उपयोग करके नुकसान की मरम्मत शुरू की। उन्होंने ग्रेट बीस्ट को घायल तो किया था, या कम से कम एक घाव दिया था, लेकिन वह क्रीचर ऐसा नहीं लगता था जिसकी नसों में खून बहता हो। क्या इससे कोई फर्क भी पड़ेगा? सिर्फ कुछ सेकंड में कैसी का एक एको नष्ट हो चुका था और दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। नाइटमेयर पहले ही घायल हो चुका था। फील्ड पंजे के नीचे से निकल आया था और सेंट भी ठीक लग रही थी, लेकिन सन्नी खुद घायल था। उसकी बाह बुरी तरह फट चुकी थी। खून नहीं बह रहा था, लेकिन हालत खराब थी। क्या वे इस भयानक अबॉमिनेशन को मार पाएंगे? एक पल के लिए लड़ाई धीमी पड़ गई। नेफिस फिर से खड़ी हो चुकी थी और नया हथियार बुला रही थी। जेट ने संतुलन वापस पा लिया था। सन्नी ने अपनी दोनों तलवारें तैयार कर लीं। सेंट तेजी से दूरी कम कर रही थी। कैसी भी आगे बढ़ रही थी और गाइडिंग लाइट धुंध में चमक रही थी। तभी सड़े हुए लेपर्ड ने अपना हड्डियों वाला मुंह खोला और एक डरावनी, गड़गड़ाती गुर्राहट निकाली। सन्नी की नजर थोड़ी धुंधली हो गई। मेंटल अटैक। माइंड अटैक्स के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा थी, इसलिए वह असर से बच गया। लेकिन फिर भी उसके अंदर ठंडा डर भर गया। इस मॉन्स्टर की ताकत से निपटना ही लगभग असंभव था। अगर इसके पास और भी शक्तियां थीं, तो यह लड़ाई जल्दी ही होपलेस बन सकती थी। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। धुंध के बीच कहीं से एक तेज क्रैक की आवाज गूंजी, जैसे कोई विशाल पेड़ टूटकर गिर रहा हो। भयानक लेपर्ड अचानक स्थिर हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और शरीर को जमीन के बहुत करीब झुका लिया। उसकी सेगमेंटेड टेल बिच्छू की तरह ऊपर उठ गई और उसकी पीठ की रक्षा करने लगी। ये क्या है? ग्रेट बीस्ट ऐसा क्यों लग रहा था, जैसे वह डरा हुआ हो? सन्नी कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्रीचर अचानक मुड़ा और भाग गया।
वह धुंध में गायब हो गया। उसके जाने से उठी हवा ने नेफ के बाल बिखेर दिए। कोहोर्ट के मेंबर्स वहीं खड़े रह गए, हैरान, बेचैन, उलझन में। सबने अपने हथियार तैयार रखे और चारों तरफ देखने लगे। ये क्या हो रहा है? जेट की आवाज भारी और गंभीर थी। चारों तरफ घनी धुंध थी। सिर्फ पास के पेड़ और जमीन दिखाई दे रहे थे। गास्टली लेपर्ड ऐसे गायब हो गया था जैसे कोई भूत हो। फिर एक और क्रैक, फिर एक और फिर एक और, जो पहले से ज्यादा पास लगा। धुंध की वजह से समझना मुश्किल था कि पेड़ कहाँ गिर रहे थे, लेकिन आवाजें करीब आ रही थीं। डैम इट! धीरे धीरे अलग अलग आवाजें मिलकर एक भयानक शोर बन गईं। सनी को अपने पैरों के नीचे जमीन कांपती महसूस हुई। फिर अचानक सब शांत हो गया। सन्नी, नेफिस, कैसी और जेट पीठ से पीठ मिलाकर खड़े थे। उनके चेहरों पर ठंडा पसीना था। तभी कैसी अचानक मुड़ी। सन्नी ने उसकी दिशा में देखा। धुंध से कोई काली चीज उनकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। वह तेजी से एक तरफ कूदा। वह चीज उसके पीछे जमीन पर गिरी। सन्नी घूमकर खड़ा हुआ और सिन ऑफ सोलेस उठा ली। फिर वह जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने जमीन पर पड़ा था गास्टली लेपर्ड का सिर, या सही कहें, सिर्फ उसका सिर। उसकी हड्डियों वाली थूथन चकनाचूर हो चुकी थी। गर्दन के नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर काटा गया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने सिर्फ अपनी ताकत से उसका सिर शरीर से नोच लिया हो। ग्रेट बीस्ट मर चुका था। सन्नी का शरीर कांप उठा। क्या? आखिर क्या चीज ग्रेट बीस्ट को इस तरह फाड़ सकती है? उसने मजबूरी में नजर हटाई और धुंध में देखने लगा। वह कहाँ है? कहाँ? उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ महसूस नहीं हुआ। सन्नी ने दांत भींच लिए। कैसी? अगर कोई अचानक हमला करता तो कैसी पहले से जान जाती। वह कुछ सेकंड भविष्य देख सकती थी। सन्नी ने उसकी तरफ देखा। कैसी गाइडिंग लाइट पकड़े तैयार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। शायद वह जा। लेकिन तभी उसके कंधे हल्के से कांपे। उसने भविष्य देख लिया था। फिर भी वह दुश्मन की तरफ नहीं मुड़ी। उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और सिर झुका लिया, जिसका मतलब था भविष्य में कोई बचने का रास्ता नहीं था। सन्नी अविश्वास से उसे देखने लगा। नहीं। अगले ही पल एक विशाल शैडो ने उसे ढक लिया। ऊपर देखने पर सन्नी ने धुंध के ऊपर से एक हाथ नीचे आता देखा। वह इंसानी हाथ जैसा था, लेकिन उसका आकार लगभग ग्रेट बीस्ट जितना बड़ा था। वह उसकी हथेली की रेखाएं तक देख सकता था। लंबी उंगलियों के सिरों पर काले, टूटे हुए और खून से सने नाखून थे। वह हाथ देखने में धीमा लग रहा था, लेकिन पलक झपकते ही उनके ऊपर पहुंच गया। और बिना रुके उसने कोहोर्ट के मेंबर्स को ऐसे कुचल दिया जैसे वे कीड़े हों। सन्नी मर गया। इस बार उसकी मौत बहुत तेज और दयालु थी। सन्नी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। चेन ब्रेकर का डेक उसके पैरों के नीचे ठोस महसूस हो रहा था। इस बार उसने इधर उधर नहीं देखा, बस धुंध की तरफ देखता रहा। हालांकि वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी नजरें अंधेरी और खाली थीं। मैं फिर से असफल हो गया। उसका चेहरा पीला और भावहीन था।
उसके सामने वाइन फ्लावर की धुंध धीरे धीरे बह रही थी। वह उदासीनता से पूरी दुनिया को निगल रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। चैप्टर 1414 बोन गार्डन। नेफिस और कैसी गाइडिंग लाइट के बारे में बात कर रही थी। किसी ने भी उसकी खाली सी आंखों पर ध्यान नहीं दिया और सन्नी कुछ देर वही खड़ा रहा। फिर वो नाइटमेयर के पास गया। उसने स्टिरअप्स ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक रुक गया। कुछ पाल झिझकने के बाद सन्नी खुद सैडल पार बैठ गया। उसके साथी उसे उलझन भरी नजरों से देखने लगे। सन्नी, वो मिस्ट की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ी देर यही रहो प्लीज। मैं जल्दी वापस आऊंगा। इतना कहकर नाइटमेयर ने चेन ब्रेकर के डेक से छलांग लगाई और यूज फॉग के अंदर ले गया। डैम इट डैम इट डैम इट। वो दरवना लेपर्ड पहले ही बहुत बुरा था, लेकिन सन्नी को लगता था कि अगर बड़ी कीमत चुकानी पड़ती तब भी ग्रुप मिलकर उस भयानक क्रीचर को मार सकता था। लेकिन वो खून से भरा हुआ हाथ। उन्होंने उस अजीब मौजूदगी की एक झलक तक नहीं देखी थी जो मिस्ट के अंदर घूम रही थी और ऊंचे पाइन ट्रीज को माचिस की तिलियों की तरह तोड़ रही थी। उसने एक ग्रेट बीस्ट को चेयर दिया था और उन सबको इतनी आसानी से मिटा दिया था। सन्नियास जैसे दबाव वाले और समझ से पेयर दुश्मन का सामना कैसे करे। यूज लग रहा था जैसे कोई भारी चीज उसके दिल पर दबाव डाल रही हो। क्या ये फियर था? डैम इट। दांत भींचकर सन्नी ने नाइटमेयर को मिस्टी फॉरेस्ट के अंदर दौड़ा दिया। कुछ देर बाद उसने जेट को ढूंढ निकला और यूज चेन ब्रेकर पार वापस ले आया। उसने जेट की बात सुनी कि वो वाइन फ्लावर पार कैसे पहुंची थी, फिर सबको टाइम लूप के बारे में बताया। पिछली बातों से कुछ छोटे अंतर थे, लेकिन ज्यादातर सब कुछ लगभग वैसा ही हुआ। आखिर में नेफिस ने फिर से एफी को ढूंढने जाने का सुझाव दिया। सन्नी चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। यूज वो छोटा लेकिन बहुत ही भयानक पाल याद आ गया जब एक विशाल खून से भरी हथेली ने सबको कुचल दिया था। फिर उसने उदासी से सर हिला दिया। हम पहले ही कोशिश कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा था, उसका अंजाम अच्छा नहीं था। नेफिस ने उसकी आंखों में देखा। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी भाव चढ़ गई। इस बार हम और बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है? हार मानकर भाग जाना। उसने सर हिला दिया। नहीं, वैसे भी हम नाइटफॉल से पहले भाग नहीं सकते। तब तक तुम्हारे पास इतनी एसेंस नहीं होगी कि चेन ब्रेकर को एम्पावर करके वोर्टेक्स के पार ले जा सको। सन्नी ने सांस छोड़ी और खड़ा हो गया। सबकी तरफ देखकर वो बोला, मैं मानता हूं कि हमें कोशिश जारी रखनी होगी, लेकिन हमें बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं है। हमारी कंबाइंड स्ट्रेंथ मिस्ट का सामना करने के लिए काफी नहीं है, कम से कम तब तक जब तक हमें उसके अंदर छुपे खतरों के बारे में कुछ पता ना हो। जेट पीछे टिकी, लेकिन उसकी जख्मी पीठ बल्कहेड से लग गई और दर्द के कारण वो तुरंत सीधी बैठ गई। तो तुम्हारा सुझाव क्या है? सन्नी ने कंधे उचका दिए। स्ट्रेंथ की जगह स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। हम सब मिलकर गए थे और मार दिए गए, लेकिन एक तेज स्काउट वहां तक पहुंच सकता है। मैं एफी को उसी तरह वापस लाऊंगा जैसे जेट को लाया था। तुम तीनों यही रहो, आराम करो और उसके घाव का इलाज करो। नेफिस कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे को पढ़ना मुश्किल था, लेकिन लग रहा था कि वो सन्नी को अकेला रिस्क लेने देना नहीं चाहती थी। मुझे ये पसंद नहीं है। सन्नी ने कंधे उचका दिए। इसे क्या फर्क पड़ता है? पसंद हो या ना हो, अभी यही सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है। कुछ और देर तक चर्चा हुई,
लेकिन आखिरकार सन्नी बाकी मेंबर्स को चेन ब्रेकर पार छिपे रहने के लिए मनाने में सफल हो गया। वैसे भी ये बात ज्यादा अजीब नहीं थी। नेफिस एसेंस एग्जॉशन से परेशान थी, जेट बुरी तरह जख्मी थी और कैसी के पास ज्यादा फिजिकल पावर नहीं थी। अपने एस्पेक्ट के बावजूद वो बहुत शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ सबसे कमजोर थी। अगर कोई दुश्मन इतना फास्ट, स्ट्रॉन्ग और अनअवॉइडेबल हो कि उसके पास कुछ करने का मौका ही ना हो, तो कैसी की फ्यूचर देखने की शक्ति भी बेकार हो जाती। अगर कुछ सेकंड्स पहले देख लेने के बाद भी कुछ बदला ना जा सके तो उसका क्या फायदा। मैं जा रहा हूं। ये कहकर सन्नी फिर से नाइटमेयर पार सवार हुआ और मिस्ट के अंदर घुस गया। मैं कर सकता हूं मेन, क्या मैं सच में कर सकता हूं? इस बार उसके हाथ में गाइडिंग लाइट था। पवित्र स्टाफ के सायर पार चमकता क्रिस्टल अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन सन्नी सीधे उसकी दिशा में नहीं जा सकता था। कहीं आगे मिस्ट में अनडाइंग स्लॉटर छुपी हुई थी। उसके बाएं तरफ ग्रेट बीस्ट, वो सड़ता हुआ लेपर्ड का इलाका था। और वही जगह थी जहां पिछली बार उनका सामना उस डरावने जायंट से हुआ था। इसलिए इस बार सन्नी दाएं मुड़ गया। बीच के अंत तक पहुंचकर वो और नाइटमेयर शैडोज में बादल गए और काली क्लिफ्स पार चढ़ गए। सन्नी पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका था जब वो जेट को लेकर वापस आया था, लेकिन तब वो आइलैंड के किनारे के साथ साथ चल रहे थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि ऊपर क्या मौजूद है। वहां भी वही फॉरेस्ट था, वही फॉग थी। शैडोज से बाहर आकर उसने नाइटमेयर को क्लिफ्स और ट्रीज के बीच की पतली जमीन पर दौड़ दिया। काफी देर बाद ट्रीज खत्म होने लगे और फॉरेस्ट अचानक समाप्त हो गया। सन्नी ने अपने स्टीड को रोक दिया और तनाव से आगे देखा। उसके सामने पाइन ट्रीज की जगह एक खुला मैदान था। उसका ज्यादा हिस्सा मिस्ट में छुपा हुआ था, लेकिन कुछ धुंधले ऊंचे आकार उसमें से खंबे की तरह उभार रहे थे। उनसे एक ठंडी, अशुभ और अजीब तरह से पहचानी हुई फीलिंग आ रही थी। सन्नी कुछ देर झिझका, फिर शैडो बनकर संभल कर आगे बढ़ा। जल्द ही वो ऊंचे आकार साफ नजर आने लगे। उन्हें पहचानकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो विशाल खंबे असल में जायंट बोन्स द वाइन फ्लावर के इस हिस्से का पूरा किनारा इन हड्डियों से भरा हुआ था, जैसे ये किसी बहुत बड़े कब्रिस्तान की तरह हो। इन पुरानी हड्डियों को देखकर लग रहा था कि ये सब नाइटमेयर क्रीचर्स की थी, भयानक, घिनौनी और समुंदर की गहराइयों में रहने वाली डरावनी क्रीचर्स। इतने सारे डेप्थ ड्वेलर्स के स्केलेटल रिमेन्स देखकर सन्नी हैरान भी हुआ और बेचैन भी। क्या कोई इनकी हड्डियां यहां लेकर आया था, या ये क्रीचर्स खुद मरने के लिए इस किनारे पर आती थी, या फिर यहाँ कभी इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी कि इन सब मॉन्स्टर्स को किसी अनजाने शत्रु ने मार डाला था। यूज नहीं पता था, लेकिन एक बात उसे अब पता थी। अपने पैनिक को दबाते हुए सन्नी एक बहुत बेड क्रीचर की स्कल के अंदर छिप गया और आगे देखने लगा। वहां उससे मुश्किल से 2 दर्जन मीटर दूर फॉग के अंदर कुछ अंधेरा और विशाल अभी अभी हिला था। चैप्टर 1415 एम्प्टी शेल्स। सनी अपनी सांस रोक लेता अगर वह इस समय शैडो न होता। उसके सामने धुंध के भीतर कुछ बहुत विशाल छिपा हुआ था। अगर अभी थोड़ी सी हलचल न हुई होती तो वह उसे हड्डियों के एक और विशाल ढेर समझ बैठता, और शायद वही हलचल उसकी जान बचा गई। कर्सिट। धुंध की वजह से वह केवल एक धुंधला, काला आकार देख पा रहा था। उसकी पूरी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि वह क्रीचर बेहद विशाल था। उसकी मौजूदगी सन्नी के अंदर एक गहरा, बेस्टियल डर पैदा कर रही थी। हवा में एक अजीब, मीठी खुशबू फैली हुई थी। सन्नी बिल्कुल स्थिर हो गया और एक मरे हुए लेवायथन की खोपड़ी के भीतर छिपा रहा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आगे बढ़ना तो नामुमकिन था, लेकिन पीछे हटना भी एनिमी को उसकी मौजूदगी का पता दे सकता था। अब उसके पास केवल शैडो स्टेप ही बचा था। लेकिन वहां से जाने की कोशिश करने से पहले सन्नी कुछ पल रुका रहा। कुछ था जो उसके मन को परेशान कर रहा था। यह मौजूदगी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? मॉन्स्टर ग्रेवयार्ड में कदम रखने के बाद से ही उसे यह अजीब परिचित सा एहसास हो रहा था। बहुत हल्का लेकिन साफ। वाई? क्या वह किसी ऐसे रेवोल्यूशन में यहां आ चुका था जिसे वह याद नहीं कर पा रहा? नहीं, यह बात समझ में नहीं आती थी। लूप के बारे में जानने से पहले सन्नी हर बार वही काम दोहराता रहा होगा। अकेले आगे जाकर जेट को बचाने की कोशिश करना और फिर अनडाइंग स्लॉटर की गोस्टली ब्लेड से मर जाना। तो फिर वाइन फ्लावर की कोई चीज उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी? उसी समय वोर्टेक्स की दिशा से एक तेज हवा चली और धुंध थोड़ी हट गई। धुंध में छिपा विशाल क्रीचर अब पूरी तरह दिखाई देने लगा। सन्नी कांप उठा। जो विशाल आकृति उसने देखी थी वह एक घिनौनी बटरफ्लाई थी। उसकी पीठ और पंख काले थे, जबकि उसका शरीर और पेट हड्डियों जैसे सफेद रंग का था। उसके 6 लंबे, नाजुक दिखने वाले पैर थे, जिनके सिरों पर नुकीले बिंदु थे। उसकी 2 विशाल कंपाउंड आइज शुद्ध अंधेरे के गोलों जैसी दिख रही थीं। उनके बीच एक बेहद लंबी, तेल जैसी काली चोंच थी, जो हाथी की सूंड की तरह गोल होकर मुड़ी हुई थी। उसके सिर से 2 लंबे एंटेन्ने निकले हुए थे। यह डरावनी काली बटरफ्लाई लगभग 100 मीटर बड़ी थी। यह वही ग्रेट मॉन्स्टर था जिसने ब्लैक टर्टल के अवशेष खाने का अधिकार पाने के लिए पूरे 1 महीने तक सरपेंट किंग से लड़ाई की थी। द डार्क बटरफ्लाई, यह यहाँ क्या कर रही है? कुछ पल के लिए सन्नी का मन उलझ गया। नाइटमेयर की शुरुआत से वह इतना पीछे अतीत में आ चुका था, फिर भी यह भयानक मॉन्स्टर किसी तरह उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। क्या यह शुरू से ही उसका और नेफिस का पीछा कर रहा था? लेकिन फिर उसे थोड़ी राहत मिली। यह क्रीचर उस डार्क बटरफ्लाई से लगभग बिल्कुल मिलता जुलता था जिसे वह जानता था, लेकिन फिर भी कुछ फर्क था। उसके पेट पर बने बोन वाइट स्केल्स का पैटर्न अलग था। पंखों के किनारे अलग थे। एंटेन्ने की लंबाई भी अलग थी। सन्नी ने पूरे 1 महीने तक असली डार्क बटरफ्लाई को देखा था, इसलिए उसकी शक्ल उसे पूरी तरह याद थी। यह शायद उसी जाति का क्रीचर था, लेकिन वही मॉन्स्टर नहीं था। हालांकि इससे वह कम डरावना नहीं हो जाता था। डैम इट! पहले एक ग्रेट बीस्ट और अब एक ग्रेट मॉन्स्टर। आखिर यह थर्ड नाइटमेयर कितना असंभव था। सन्नी ने नाराजगी दबाई और उस विशाल क्रीचर को देखने लगा। वह चेन ब्रेकर से भी बहुत बड़ा था। अगर वे आइलैंड से उड़कर भागने की कोशिश करते और यह उन्हें हवा में पकड़ लेता, तो उनका अंत तय था। अब हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए थे। फिलहाल मुझे मॉन्स्टर ग्रेवयार्ड के चारों ओर से जाना होगा। धुंध फिर से लौटने लगी और क्रीचर को छिपाने लगी। उसके पूरी तरह गायब होने से पहले सन्नी ने एक बार उसके सोल को देखने का फैसला किया, ताकि यह पक्का कर सके कि वह सचमुच ग्रेट मॉन्स्टर है। लेकिन फिर वह हैरान होकर जम गया। कुछ पल बाद उसके मन में एक साफ विचार आया। व्हाट? उस विशाल क्रीचर के शरीर के भीतर, जहां करप्शन की काली टेंड्रिल्स होनी चाहिए थीं, वहां कुछ भी नहीं था। न कोई फैलती हुई करप्शन थी, न ही चमकते हुए सोल कोर्स। उसकी सोल पूरी तरह खाली थी। नहीं, उसके भीतर सोल थी ही नहीं। डार्क बटरफ्लाई, इट्स हॉलो।
सनी ने ऐसे अवेकेंड के बारे में सुना था जिन्होंने ड्रीम रियल्म में अपनी सोल खो दी थी और केवल खाली खोल बनकर रह गए थे, जीवित लेकिन वास्तव में मृत। लेकिन नाइटमेयर क्रीचर्स के साथ ऐसा होने की बात उसने कभी नहीं सुनी थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? नाइटमेयर क्रीचर्स दो दुनियाओं के बीच सोकर यात्रा नहीं करते। उनकी सड़ी हुई सोल्स हमेशा उनके शरीर के भीतर सुरक्षित रहती हैं। बेशक अगर किसी तरह किसी क्रीचर की सोल नष्ट हो जाए और शरीर को नुकसान न पहुंचे तो शायद उसका शरीर जीवित रह सकता है। खाली बिना चेतना के सन्नी कुछ पल रुका, फिर सावधानी से खोपड़ी से बाहर निकला। वह जायंट बटरफ्लाई के करीब गया और उसकी शैडो का अध्ययन किया। शैडो भी उतनी ही खाली थी जितनी किसी निर्जीव वस्तु की शैडो होती है। जिस डार्क बटरफ्लाई से वह इतना डर गया था, क्या वह वास्तव में कोई खतरा ही नहीं थी? सन्नी कुछ देर तक शैडो के रूप में उसे देखता रहा। ग्रेट मॉन्स्टर हड्डियों के बीच बैठा था। उसके पंख जमीन पर ढीले पड़े थे। वह सांस लेता हुआ लगता था, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल स्थिर था। उसकी विशाल आंखें खाली और बेजान थीं। कुछ देर बाद सन्नी अपने असली रूप में लौटा और सावधानी से उसके पास गया। यहाँ तक कि जब वह उसकी डरावनी चोंच के नीचे जाकर खड़ा हुआ, तब भी क्रीचर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह सच में हॉलो है। वह कुछ पल रुका, फिर नीचे देखा। उसके पंखों की शैडो के नीचे घिनौने अंडों के समूह चिपके हुए थे। वे चिपचिपे ककून्स में बंद थे। हर अंडा सन्नी से दोगुना बड़ा था और पारदर्शी था। उसके भीतर गाढ़ा, दूधिया तरल और विशाल कीड़े जैसे लार्वी दिखाई दे रहे थे। अंडों की शैडोज भी बटरफ्लाई की तरह निर्जीव थीं। सन्नी कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने सिन ऑफ सोलेस निकाली और एक अंडे को काट दिया। अंदर का घिनौना लार्वा बाहर गिरा, तड़पा और मर गया। लेकिन स्पेल ने कोई किल अनाउंस नहीं किया। उसे कोई शैडो फ्रैगमेंट्स भी नहीं मिले। मरे हुए लार्वा के शरीर में कोई सोल शार्ड्स नहीं थे। ओलो! सन्नी सिहर उठा। व्हाट इज गोइंग ऑन? अचानक उसके भीतर गहरा डर भर गया। वह पीछे हटा, फिर मुड़कर धुंध में चलने लगा। उसे भागने से खुद को रोकने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह सब बार बार होने वाली दर्दनाक मौतें, दम घोंटने वाली धुंध, प्राचीन हड्डियों का जंगल और यह हॉलो मॉन्स्टर, सब कुछ सहन करना बहुत मुश्किल हो गया था। मरी हुई भयावह क्रीचर्स की हड्डियों के बीच चलते हुए दूधिया धुंध से घिरा सन्नी महसूस करने लगा कि शायद यही नरक पूरी दुनिया है। बाकी सब कुछ, उसकी यादें, उसकी पुरानी दुनिया, सब किसी दूर और अजीब सपने जैसा लग रहा था। आखिर वह नाइटमेयर की पीठ पर चढ़ गया, गाइडिंग लाइट उठाई और थककर झुक गया। कुछ देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, लेट्स गो। और जल्द ही वे विशाल हड्डियां धुंध में गायब हो गईं।